आज से हम पढ़ेंगे मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी के सारे क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहले हम दोस्तों पढ़ेंगे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे क्वेश्चन। देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन। कलश कोशिकाएं, गॉबलेट सेल्स विभिन्न अंगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मानव शरीर में कलश कोशिकाएं मुख्य रूप से कहाँ स्थित होती है? दोस्तों मानव शरीर में कलश कोशिकाएं जो है ये पाचन पथ में स्थित होती है। कहाँ पे? पाचन पथ में। दोस्तों मानव शरीर में कलश कोशिकाएं, गॉबलेट सेल्स जो है मुख्य रूप से पाचन पथ में स्थित होती है। ये कोशिकाएं म्यूकस का स्त्रावन करती है जो आंतरिक सतहों को सुरक्षा प्रदान करता है और चिकनाई बनाकर पदार्थों को सुगम बनाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पित्त उत्पादन में कमी वाले रोगी को डैश के अवशोषण में कमी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों पित्त उत्पादन में कमी वाले रोगी को जो है वसा विलेय विटामिनों का वसा विलेय विटामिनों के अवशोषण में कमी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों मानव शरीर में पित्त रस के उत्पादन में कमी होने पर व्यक्ति को भोजन के पाचन और पोषण से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पित्त रस का उत्पादन मानव यकृत में होता है। यह वसा तथा वसा में घुलनशील विटामिन, कौन कौन से वसा में घुलनशील विटामिन? ए, डी, ई के। ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन है, कौन से? ए, डी, ई के। और पानी में कौन से हैं? बी, सी, विटामिन बी और सी। ठीक है, यह वसा तथा वसा में घुलनशील विटामिनों ए, डी, ई के पाचन और अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। अतः स्पष्ट है कि पित्त रस के उत्पादन में कमी वाले रोगी को वसा में विलेय विटामिनों के अवशोषण में कमी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अमाशय की मुख्य कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन को प्रारंभ करने के लिए महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों ये एंजाइम है पेप्सिनोजन। कौन सा? पेप्सिनोजन एंजाइम जो है ये अमाशय की मुख्य कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होता है जो प्रोटीन के पाचन को प्रारंभ करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। और किसमें रूपांतरित होता है? ये पेप्सिन में रूपांतरित होता है। ठीक है दोस्तों, अमाशय की मुख्य कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित पेप्सिनोजन पेप्सिन में रूपांतरित एंजाइम जो है ये प्रोटीन के पाचन को प्रारंभ करने के लिए महत्वपूर्ण है। पेप्सिनोजन एक निष्क्रिय एंजाइम है दोस्तों, जो गैस्ट्रिक एसिड द्वारा सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में बदल जाता है। पेप्सिन एक सक्रिय प्रोटीन पाचक एंजाइम है जो भोजन में मौजूद प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जठरांत्र पथ में मुख्यतः किस प्रकार के पेशी तंतु पाए जाते हैं और उनके संकुचन की मुख्य विशेषता क्या है? दोस्तों जठरांत्र पथ में मुख्यतः जो है चिकनी पेशी तंतु, मंद और अविरत अनैच्छिक संकुचन पेशी तंतु पाए जाते हैं और उनके संकुचन की मुख्य विशेषता यही है। ठीक है दोस्तों, जठरांत्र पथ में मुख्यतः चिकनी पेशी तंतु पाए जाते हैं एवं इनमें मंद और अविरत अनैच्छिक संकुचन होता है। ये मांसपेशियां पाचन तंत्र के माध्यम से भोजन को आगे बढ़ाने, पाचन क्रिया को नियंत्रित करने और पेट और आंतों की दीवारों को संकुचित करने में मदद करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्रास नली और मुख का अस्तर निम्न में से किससे ढका होता है? दोस्तों ग्रास नली और मुख का अस्तर जो है ये ढका होता है स्तरित स्लकी एपिथेलियम से। किससे? स्तरित स्लकी एपिथेलियम से। दोस्तों ग्रास नली और मुख का अस्तर श्लेष्म झिल्ली या स्तरित स्लकी एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से ढका होता है। यह उपकला खाद्य कणों से होने वाले क्षरण से सुरक्षा करती है। ग्रास नली की दीवारों में मांसपेशियों की कितनी परतें होती है? तो 2 परतें होती है दोस्तों ग्रास नली की दीवारों में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब हम अपनी पसंद की कोई चीज खाते हैं तो हमारे मुंह में लार नामक तरल पदार्थ के कारण पानी आने लगता है। इस स्थिति में कौन से एंजाइम स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देते हैं? दोस्तों ये एंजाइम है हमारा एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम जो है ये स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में लार नामक तरल पदार्थ के कारण पानी आने लगता है। इस स्थिति में लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को साधारण माल्टोज शर्करा में तोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। छोटी आंत में अंकुर विली के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों छोटी आंत में होता है अंकुर विली, इसके कार्य से संबंधित सही विकल्प है यह अवशोषण सतह क्षेत्र को बढ़ाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों छोटी आंत में अंकुर विली का मुख्य कार्य पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, वसा आदि को अवशोषित करना है। विली छोटी आंत की आंतरिक सतह पर उंगली के आकार की संरचना है जो कि अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। इसमें उपस्थित लसिका कोशिकाएं वसा को अवशोषित करके रक्त में प्रभावित करती है। दोस्तों जो लसिका कोशिकाएं होती है ये वसा को अवशोषित करके रक्त में क्या करती है? प्रभावित करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रसग्राही का क्या कार्य होता है? दोस्तों रसग्राही गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों इसका कार्य होता है ये स्वाद की पहचान करती है। क्या करती है? ये स्वाद की पहचान करती है। दोस्तों रसग्राही का कार्य स्वाद की पहचान करना है। स्वाद कलिकाएं जीभ पर पाई जाने वाली संवेदी अंग है। यह अंग खट्टा, कड़वा, मीठा और नमकीन स्वाद महसूस करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? दोस्तों आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो होता है वो है छोटी आंत।
छोटी आंत जो है ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। दोस्तों पाचन तंत्र मुंह से शुरू होकर गुदा द्वार तक जाने वाली एक जटिल संरचना होती है जो भोजन को पचाने, पोषक तत्वों के अवशोषण तथा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। पाचन तंत्र के मुख्य अंग मुंह, ग्रासनली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा गुदा है। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है जिसका मुख्य कार्य भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण करना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पेप्सिन कहाँ स्रावित होता है? दोस्तों प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पेप्सिन जो है ये आमाशय में स्रावित होता है। काय में? आमाशय में। दोस्तों प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पेप्सिन का स्राव आमाशय की गैस्ट्रिक कोशिकाओं द्वारा होता है। पेप्सिन प्रोटीन को विखंडित कर सरल पदार्थों पेप्टाइड्स या पेप्टोस में बदल देता है तथा रेनिन एंजाइम दूध की घुली हुई प्रोटीन केसिनोजोन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकेसिन के रूप में परिवर्तित कर देता है। दोस्तों जो रेनिन एंजाइम है ये दूध की घुली हुई प्रोटीन किसको, केसिनोजोन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकेसिन के रूप में परिवर्तित कर देता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आमाशय भित्ति में स्थित जठर ग्रंथियां निम्न में से किसका स्त्राव नहीं करती है? दोस्तों आमाशय भित्ति में स्थित जठर ग्रंथियां जो है ये लार का स्त्राव नहीं करती है। श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन का स्त्राव करती है आमाशय भित्ति में स्थित जठर ग्रंथियां। दोस्तों आमाशय भित्ति में स्थित जठर ग्रंथियों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा तथा पेप्सिन का स्त्राव होता है। जठर रस हल्का पीले रंग का अम्लीय द्रव होता है जिसका पीएच मान जो है 1.5 से 3.5 के मध्य होता है, जबकि मुख में स्थित लार ग्रंथियों से टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है। कौन सा? टाइलिन नामक। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पाचन ग्रंथियों और उनके एंजाइमों से संबंधित गलत युग्म का चयन कीजिए। दोस्तों गलत युग्म जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लार ग्रंथि ट्रिप्सिन, ये गलत है दोस्तों लार ग्रंथि ट्रिप्सिन गलत युग्म है। ट्रिप्सिन जो है दोस्तों ये अग्नाशी रस में पाया जाने वाला एंजाइम है। यकृत से पित्तरस से सही है, अग्न्याशय में अग्नाशी रस निकलता है, जठर ग्रंथि से पेप्सिन निकलता है। ठीक है, तो दोस्तों लार ग्रंथि ट्रिप्सिन गलत युग्म है। ट्रिप्सिन अग्न्याशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम है, जबकि अन्य विकल्प युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पाचन नलिका में भोजन की गति का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? दोस्तों पाचन नलिका में भोजन की गति का सही क्रम है, सबसे पहले हम भोजन को किस में रखते हैं? मुंह में रखते हैं। मुंह से ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली से किस में जाता है? आमाशय में जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन ए वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पाचन नलिका में भोजन की गति का सही क्रम जो है सबसे पहले मुंह में रखते हैं, फिर ग्रास नली, उसके बाद आमाशय में जाता है, आमाशय से छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, बड़ी आंत से मलाशय में और मलाशय के बाद में कहा जाता है गुदा में। तो पाचन नलिका को आहार नलिका व पाचन तंत्र भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में ग्रास नली किस प्रमुख अंग प्रणाली से संबंधित है? दोस्तों मानव शरीर में ग्रास नली जो है ये पाचन तंत्र अंग प्रणाली से संबंधित है। किससे? पाचन तंत्र से। दोस्तों पाचन की प्रक्रिया में बोलस यह अर्ध ठोस मिश्रण होता है जो मुंह में भोजन चबाने और लार के साथ मिश्रित होने के बाद बनता है। ठीक है, जब हम भोजन को चबाते हैं तो लार ग्रंथियां एंजाइम युक्त लार स्रावित करती है जो भोजन को नम और नरम बनाती है। यह मिश्रण बोलस निगलने में आसान होता है और ग्रसनी व अन्न नली के माध्यम से पेट की ओर अग्रसर होता है जहां आगे का पाचन होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छे से लग रही है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत सच में लग रही है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाचन के संदर्भ में बोलस का सर्वोत्तम वर्णन निम्न में से किस विकल्प द्वारा किया जाता है? दोस्तों पाचन के संदर्भ में बोलस का सर्वोत्तम वर्णन जो है ये चबाने के दौरान बनने वाला भोजन और लार का मिश्रण ही क्या है? बोलस है। क्या है? चबाने के दौरान बनने वाला भोजन और लार का मिश्रण। ठीक है दोस्तों, बोलस जो है चबाने के दौरान बनने वाला भोजन और लार का मिश्रण होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी ग्राही स्वाद की पहचान करने में मदद करती है? तो दोस्तों ये है रसग्राही। रसग्राही जो है दोस्तों ये स्वाद की पहचान करने में मदद करती है। दोस्तों स्वाद की पहचान करने में रस संवेदी ग्राही रसग्राही मदद करती है। ये ग्राही जीभ पर मौजूद स्वाद कलिकाओं में पाए जाते हैं। संवेदी ग्राही 5 प्राथमिक स्वादों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। कौन कौन से? मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, उमामी मतलब स्वादिष्ट। जबकि घ्राणग्राही गंध का पता लगाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव आहार नाल का एक चित्र नीचे दिया गया है। इसके आधार पर स्तंभ 1 और स्तंभ 2 के साथ सही मिलान दर्शाने वाले विकल्प का चयन कीजिए। ये दोस्तों स्तंभ 1 और स्तंभ 2 के साथ ना, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 के साथ। तो दोस्तों ये ऑप्शन है, इसमें सही वाला विकल्प हमको बताना है। तो दोस्तों ये है ए वाला जो है दोस्तों क्या है हमारा? तो ए वाला है दोस्तों हमारा पाचन नहीं होता। किसी ए में क्या ये नहीं होता? पाचन नहीं होता। बी की बात करें तो बी क्या है? अंकुर विली भोजन से जल का अवशोषण करते हैं। ठीक है, सी वाला क्या है? तो सी जो है दोस्तों ये हमारा लंबाई जंतु द्वारा खाए जाने वाले भोजन पर निर्भर करती है। और डी जो है वसा के पाइसीकरण में सहायक होता है। ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके। दोस्तों जो ए है ये पाचन नहीं करता। ठीक है, पहला वाला क्लियर हो गया। दूसरा क्या है दोस्तों? बी।
बी जो है ये पहले से कनेक्ट है, अंकुर भोजन से जल का अवशोषण करते हैं। तो बी जो है दोस्तों ये वाला, ये अंकुर जल से क्या करते हैं, विली से जल का अवशोषण करते हैं, ठीक है, बी वाला। सी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सी वाला क्या है, तो सी वाला है लंबाई जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन पर निर्भर करती है। ये जो सी है दोस्तों, ये सी, ये क्या है, लंबाई जो है खाने वाले भोजन पर निर्भर करती है, ठीक है। और डी वाला क्या है दोस्तों, हमारा वसा के पाइसीकरण में सहायक होता है। तो ये जो डी है दोस्तों, ये क्या है, डी, ये हमारे वसा के पाइसीकरण में सहायक होता है, ठीक है दोस्तों। सही सुमेलन इस प्रकार है। आहार नाल हमारा ए नंबर क्या है, आहार नाल, जिसमें पाचन नहीं होता। बी है हमारी दोस्तों बड़ी आंत, जो कि अंकुर विली भोजन से जल का अवशोषण करते हैं। सी है हमारा छोटी आंत दोस्तों, जो लंबाई जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन पर निर्भर करती है। और डी वाला चित्र जो है दोस्तों यकृत है, वसा के पाइसीकरण में सहायक होता है हमारा यकृत, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लसिका आंतों में पचित और अवशोषित डैश का परिवहन करती है। दोस्तों लसिका जो है आंतों में पचित और अवशोषित वसा का परिवहन करती है, इसका वसा का। दोस्तों लसिका जो है ये आंतों में पचित और अवशोषित वसा का परिवहन करती है। आंत की लसिका प्रणाली आहार लिपिड के परिवहन के साथ साथ प्रतिरक्षा निगरानी तथा अंतराली द्रव को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन सी, आंत की लसिका। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। निम्नांकित चित्र मनुष्यों में दांतों के क्रमिक क्षय के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। दांतों के क्षय से संबंधित निम्न कथनों में से एक के अलावा अन्य सभी सही है। गलत कथन की पहचान हमको करना है। दोस्तों गलत कथन की पहचान करना है, ये हमको दांत के चित्र दिए गए हैं। दोस्तों इनमें जीवाणु की कोई भूमिका नहीं होती, यही जो है यह विषाणु जनित होता है, यही हमारा गलत कथन है। मुंह में बचे हुए भोजन पर जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं, ये सत्य कथन है दोस्तों। अम्ल इनेमल का मृदुकरण कर देते हैं, जिसकी वजह से दांतों में दर्द और दंतक्षय होता है, ये भी सत्य है दोस्तों। जीवाणु शर्कराओं का विघटन करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, ये भी सत्य कथन है दोस्तों। तो गलत जो होगा ऑप्शन नंबर ए, इनमें जीवाणु की कोई भूमिका नहीं होती, यह विषाणु जनित होता है, ये हमारा गलत कथन है दोस्तों। उपरोक्त चित्र में मनुष्य के दांतों को क्रमिक क्षय के विभिन्न चरणों को दर्शाया गया है, जिसमें प्रश्न अनुसार विकल्प बी, सी और डी सही है, जबकि विकल्प ए क्या है, गलत है, क्योंकि दांतों के क्रमिक क्षय में जीवाणुओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। निम्न में से कौन सा वसा के पाइसीकरण में शामिल होता है। तो दोस्तों वसा के पाइसीकरण में शामिल होता है हमारा यकृत। अभी हमने बताया था इसके पहले जस्ट क्वेश्चन में। दोस्तों वसा के पाइसीकरण में यकृत शामिल है। पाइसीकरण वसा को छोटी कोशिकाओं में तोड़ने की प्रक्रिया है, ताकि एंजाइम कार्य कर सके और भोजन अधिक आसानी से पच सके। पायस 2 या 2 से अधिक तरल पदार्थों का मिश्रण होता है, जो सामान्य रूप से अमिश्रणीय होते हैं। तो पायस के बारे में हमने आपको बता दिया, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दंत क्षय के परिणाम स्वरूप डैश होता है। दोस्तों दंत क्षय के परिणाम स्वरूप जो है क्या होता है, कोमल दंत वल्क होता है। क्या होता है, कोमल दंत वल्क होता है। दोस्तों दंत क्षय के परिणाम स्वरूप कोमल दंत वल्क होता है, इसे दंत इनेमल भी कहा जाता है। मानव शरीर में यह सबसे कठोर तथा बहुत अधिक खनिज लवण युक्त पदार्थ है। इनेमल का निर्माण कैल्शियम फास्फेट से होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन जो है ये छोटी आंत में होता है। किसमें होता है, छोटी आंत में होता है। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत में ही संपन्न होता है। छोटी आंत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित संरचना होती है, ठीक है। कितनी मीटर लंबी, 7.5 मीटर लंबी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं क्यों बनाते हैं। दोस्तों आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं क्यों बनाते हैं। इसलिए बनाते हैं दोस्तों क्योंकि वसा अमाशय में उत्पन्न जल युक्त कर्दम स्लरी के साथ अच्छी तरह मिश्रित नहीं हो पाते। इस वजह से जो है आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं बनाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं बनाते हैं, क्योंकि वसा अमाशय में उत्पन्न जल युक्त कर्दम के साथ अच्छी तरह मिश्रित नहीं हो पाते हैं। छोटी आंत आहार नली का सबसे बड़ा हिस्सा है दोस्तों, जिसमें भोजन का अधिकांश पाचन जो है छोटी आंत में ही होता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल डैश कृतंक होते हैं। दोस्तों एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल 8 कृतंक होते हैं। कितने होते हैं, 8 कृतंक। अब दोस्तों दांतों के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों एक वयस्क मनुष्य के मुख में 4 प्रकार के कुल 32 दांत होते हैं। दांतों के वर्गीकरण की सूची निम्नलिखित है। कृंतक दांत दोस्तों जो होते हैं ये होते हैं 8। कितने होते हैं, 8 होते हैं। रत्नक कितने होते हैं, रत्नक 4 होते हैं। चवर्णक कितने होते हैं, तो 12 होते हैं। अग्र चवर्णक कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो ये सभी आपको याद रखना है। कृंतक कितने होते हैं, 8 होते हैं। रत्नक 4 होते हैं। चवर्णक 12 होते हैं। और अग्र चवर्णक कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानवों में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है। दोस्तों मल द्वार जो है ये आहार नाल का भाग है जो अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मानवों में मल द्वार द्वारा अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन होता है। मल द्वार आहार नाल का ही एक भाग है। मनुष्य की आहार नाल में छोटी आंत सबसे लंबी होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, लगभग 20 फीट होती है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्नांकित चित्र मानव आहार नाल के एक भाग को दर्शाता है। इस भाग में कौन सी क्रिया हो रही है और कैसे हो रही है, यह हमको बताना है। दोस्तों हमने फूड लिया, ये ग्रास नली के द्वारा आया, कहाँ पे, हमारे पेट में आया। ठीक है, तो क्या बोला है इसमें, कौन सी प्रक्रिया हो रही है। दोस्तों इसमें जो है लयबद्ध संकुचन और पेशी भित्तियों के शिथिलीकरण के कारण क्या हो रहा है, क्रमाकुंचन हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी वाला, लयबद्ध संकुचन और पेशी भित्तियों के शिथिलीकरण के कारण क्या हो रहा है, क्रमाकुंचन हो रहा है। दोस्तों उपयुक्त चित्र में निम्न क्रिया हो रही है, लयबद्ध संकुचन और पेशी भित्तियों के शिथिलन के कारण क्रमाकुंचन। दोस्तों आमाशय नली में कार्डियक स्फिंक्टर मांसपेशी की रिंग है, इसमें कार्डियक स्फिंक्टर दोस्तों उपयुक्त चित्र में निम्न क्रिया हो रही है, लयबद्ध संकुचन और पेशीय भित्तियों के शिथिलीकरण के कारण क्रमाकुंचन। दोस्तों आमाशय नली में कार्डियक स्फिंक्टर मांसपेशियों की रिंग है, यह आमाशय में भोजन को जाने देती है। जैसे ही भोजन आमाशय में जाता है उसकी पेशी भित्ति में संकुचन व शिथिलन शुरू हो जाता है, जिसे हम पेरिस्टॉलिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिस्टॉलिस। जब सामने की पेशियां शिथिलन पड़ती है तब उसके पीछे की मांसपेशियां क्या होती है, सिकुड़ती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुख गुहिका बकल केविटी मानव डैश तंत्र का एक हिस्सा है। दोस्तों मुख गुहिका बकल केविटी जो है ये मानव तंत्र के पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। किसका, पाचन तंत्र का। दोस्तों मुख गुहिका बकल केविटी मानव पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। मानव पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया मुख गुहिका से शुरू होती है। मुख गुहिका में मुख्य रूप से दांत और लार ग्रंथियां पाचन तंत्र का अंग होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर के किस भाग में अंकुर विली मौजूद होते हैं। दोस्तों अंकुर विली जो है ये छोटी आंत में मौजूद होते हैं। इसमें छोटी आंत में। दोस्तों छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में उपस्थित श्लेष्मिका क्षेत्र में उंगली के आकार की आकृतियां पाई जाती है, जिन्हें हम अंकुर या विली कहते हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण इन्हीं अंकुरों के द्वारा होता है। सर्वाधिक पदार्थों का अवशोषण छोटी आंत में होता है, इसलिए अंकुर छोटी आंत में पाए जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पित्त रस के कार्य नीचे दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो पित्त रस के कार्य से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इसमें प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, यही हमारा पित्त रस के कार्य नहीं है। दोस्तों यह अग्न्याशी एंजाइमों की क्रिया के लिए भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, ये सत्य है दोस्तों, कार्य है इसका। यह अग्न्याशी एंजाइमों की क्रिया की दक्षता को बढ़ाता है, ये भी कार्य है। और यह बड़ी वसा गुलिकाओं को छोटी वसा गुलिकाओं में विघटित करता है, ये भी कार्य है। ठीक है दोस्तों, पित्त रस में प्रोटीन पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है और ना ही ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, अतः विकल्प क्या हो जाएगा, बी वाला गलत वाला कथन हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है। तो दोस्तों ये है हमारा गाय। गाय की छोटी आंत जो होती है दोस्तों ये अपेक्षाकृत लंबी होती है। निम्नलिखित जीवों में गाय की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है। शाकाहारी पौधों में मौजूद सेलुलोज को पचाने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। मांसाहारी मांस खाते हैं जिसे पचाने में कम समय लगता है, इसलिए उनकी छोटी आंत छोटी होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। दोस्तों अमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है हमारा पेप्सिन। कौन सा, पेप्सिन। दोस्तों पेप्सिन जो है अमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। पेप्सिन प्रोटीन को प्रोटियोस तथा पेंटोस या पेप्टाइड में बदल देता है। अमाशय उदर गुहा में बाईं ओर स्थित एक खोखली द्विपालिका थैली जैसी रचना होती है। इसकी लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होती है। अमाशय की भीतरी दीवार स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं से निर्मित होती है। किससे निर्मित होती है, स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नांकित चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। परख नली बी में नीला रंग न दिखने के संबंध में सही विकल्प की पहचान कीजिए। दोस्तों ये परख नली में नीला रंग न दिखने का सही पहचान हमको करना है। तो दोस्तों ये जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। स्टार्च का पाचन लार में मौजूद लार एमाइलेज द्वारा किया जाता है, यही हमारा क्या है, सत्य हो जाएगा। दोस्तों उपयुक्त चित्र से स्पष्ट है कि स्टार्च का पाचन लार में मौजूद लार एमाइलेज द्वारा किया जाता है। जब हम अपने मुंह में दाना डालते हैं भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, तथा लार में एमाइलेज नामक एंजाइम होता है जो माल्टोज में स्टार्च का जल अपघटन कर देता है। क्या कर देता है, माल्टोज में स्टार्च का जल अपघटन कर देता है एमाइलेज नामक एंजाइम। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य के छोटी आंत में मौजूद अंकुरों विली की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई है। ठीक है, इन विशेषताओं में क्या करना है दोस्तों, तो कौन से विकल्प अंकुरों को भोजन का अवशोषण करने में सक्षम बनाने वाली विशेषताओं को दर्शाते हैं, ये हमको बताना है। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा पहला, दूसरा और तीसरा। क्या ये बहुत पतली दीवारों से लगी हुई अंगुली नुमा संरचनाएं होती है विली, सही बात है। यह एक बड़ा सतही क्षेत्रफल प्रदान करती है, ये भी सत्य है। इनमें भोजन के कारण के पारण के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये भी सही है दोस्तों। तो 1, 2 और 3 हमारा सत्य है। चौथा क्या है, रक्त कोशिकाओं द्वारा भरपूर आपूर्ति, गलत। ठीक है, तो ए, बी और सी 1, 2 और 3 हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों छोटी आंत
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एक अंग जहां भोजन से अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। छोटी आंत में रसांकुर विधि पाई जाती है, जो बहुत ही पतली दीवारों में अंगुलीनुमा संरचनाएं होती है, जो एक बड़ा सतही क्षेत्रफल प्रदान करती है। प्रत्येक रसांकुर में इसकी सतह के निकट छोटी और पतली रक्तवाहिकाएं होती है। रसांकुर की सतह पचित भोजन पदार्थ का अवशोषण करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश बड़ी वसा कोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है, जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा पित्त लवण। पित्त लवण बड़ी वसा कोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है, जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। दोस्तों पित्त लवण बड़ी वसा कोशिका गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है, जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। पित्त पाचन में सहायता करता है। यह वसा को वसीय अम्लों में विघटित करता है, जिसे बाद में पाचन तंत्र द्वारा शरीर में ले जाया जा सकता है। वसा के पाचन के दौरान पित्त एक पाइसी कारक के रूप में कार्य करता है, जो वसा के बड़े गोलिकाओं को विघटित करने में सहायता करता है और वसा के पाचन वाले एंजाइमों को कार्य करने और वसा को तेजी से पाचन के लिए एक बड़ा क्षेत्र प्रदान करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जठर रस गैस्ट्रिक जूस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाएगा? दोस्तों जठर रस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग जो है ये कैसा हो जाएगा? तो लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। दोस्तों जठर रस गैस्ट्रिक जूस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग लाल हो जाता है। जठर रस का पीएच मान कितना होता है? 1.2 होता है, जो कि दृढ़ अम्ल होता है। अतः पीएच मान अर्थात नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। दोस्तों जठर ग्रंथियों में स्रावित पाचन रस को जठर रस कहा जाता है। पेट में पहुंचे भोजन को जठर रस ही अम्लीय बनाता है। जठर रस में HCl, पेप्सिनोजन, रेनिन और लाइपेज पाए जाते हैं। किसमें? जठर रस में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दंत क्षय किस पीएच स्तर पर शुरू होता है? तो दोस्तों दंत क्षय जो है ये 5.5 से कम पीएच पर शुरू होता है। किस पर? 5.5 से कम पीएच पर। दोस्तों पीएच मान 5.5 होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ होता है। पीएच मान 0 से 14 होता है। 7 से कम पीएच मान अम्ल तथा 7 से अधिक पीएच मान क्षार का निर्धारण करता है, जबकि 7 पीएच मान क्या उदासीनता को निरूपित करता है। दांत का क्षय मुंह में अम्ल निर्माण से होता है। मुंह में मौजूद बैक्टीरिया अम्ल को शर्करा में विघटित करता है, जिसमें दांतों के दंतवल के नरम होने से दांत क्या होते हैं? सड़ने लगते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पाइसीकरण की क्रिया के समान होती है? दोस्तों मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली जो क्रिया है, जो गंदगी पर साबुन के पाइसीकरण की क्रिया के समान होती है, तो वो है पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाना। ठीक है, ये साबुन के पाइसीकरण की क्रिया के समान होती है। दोस्तों पित्त लवण द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाना गंदगी पर साबुन के पाइसीकरण की क्रिया के समान होती है। मनुष्य के पाचन तंत्र में पाइसीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बड़े लिपिड ग्लोब्यूल्स को कई छोटे लिपिड ग्लोब्यूल्स में तोड़ा जाता है। ये छोटे ग्लोब्यूल्स बड़े समुच्चय बनाने के बजाय कायम में व्यापक रूप से वितरित होता है। पित्त में पित्त लवण होते हैं, जिनमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पक्ष के लवण होते हैं। इसमें पित्त लवण में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लार एमाइलेज देश के पाचन में मदद करता है। दोस्तों लार एमाइलेज जो है ये स्टार्च के पाचन में मदद करता है। दोस्तों लार में एमाइलेज एंजाइम होता है, जो स्टार्च को माल्टोज और डेक्सट्रिन में तोड़ देता है, जिससे भोजन का पाचन पेट में पहुंचने से पहले ही मुंह के अंदर होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है? तो यह है लार एमाइलेज, ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों लार में मौजूद एमाइलेज एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है। एंजाइम कार्य कौन कौन से हैं देखते हैं। दोस्तों जो लाइपेज एंजाइम है ये वसाओं के हाइड्रोलिसिस में सहायक होता है और यह उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। दोस्तों ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचक में सहायक होता है। पेप्सिन एंजाइम दोस्तों प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? दोस्तों मनुष्य के आमाशय में जो है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों मनुष्य के आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। यह खाद्य कणों में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है तथा भोजन को अम्लीय बनाता है। आमाशय एक प्रमुख पाचक अंग है जो डायाफ्राम के नीचे उदर गुहा के बाई ओर स्थित होता है। कहाँ पे? उदर गुहा के बाई ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है? दोस्तों अम्लीय आहार को क्षारीय में जो है पित्त रस परिवर्तित करता है। कौन सा रस? पित्त रस। दोस्तों पित्त रस प्रत्यक्ष रूप से भोजन के पाचन में भाग नहीं लेता, लेकिन इसमें विभिन्न प्रकार के रसायन होते हैं जो पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। दोस्तों पित्त रस जो है ये प्रत्यक्ष रूप से भोजन के पाचन में भाग नहीं लेता है, ठीक है, लेकिन इसमें विभिन्न प्रकार के रसायन होते हैं जो पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। पित्त रस के महत्वपूर्ण कार्य है दोस्तों, यह आमाशय से आए भोजन के अम्लीय प्रभाव को क्षारीय बनाता है, यह जीवाणुओं को मारता है तथा इसकी उपस्थिति में ही अग्नाशी रस कार्य करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पाचन के संदर्भ में गलत कथन को पहचानें।
तो दोस्तों पाचन के संदर्भ में जो गलत कथन है वह है स्वांगीकरण अंतःग्रहण से पहले लेकिन अवशोषण के बाद होता है, ये गलत है दोस्तों। और डी वाला भी, स्वांगीकरण और अवशोषण दोनों अंतर्ग्रहण से पहले होते हैं, ये भी गलत है दोस्तों। तो बी और डी दो ही जो है गलत कथन है हमारे, ठीक है दोस्तों। वह प्रक्रिया जिसमें पाचक एंजाइम की सहायता से भोजन को जटिल से सरल रूप में परिवर्तित किया जाता है पाचन कहलाती है। पाचन प्रक्रिया के निम्नलिखित चरण होते हैं दोस्तों, कौन कौन से? सबसे पहले होता है दोस्तों अंतर्ग्रहण, उसके बाद क्या होता है हमारा पाचन, फिर होता है अवशोषण, फिर होता है स्वांगीकरण और लास्ट में क्या होता है उत्सर्जन। क्या होता है लास्ट? उत्सर्जन। तो कथन बी और डी क्या हो जाएंगे? दोनों ही गलत हो जाएंगे, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुली नुमा आकृतियां निकली हुई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उन्हें हम बोलते हैं विलाई, मतलब विली कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुली नुमा आकृतियां निकली हुई होती है जिन्हें हम रसांकुर या विली कहते हैं, जिसका कार्य पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसा तथा विटामिन को अवशोषित करना है तथा अवशोषण के पश्चात अपचित भोजन को बड़ी आंत में भेज देना है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शरीर में विलाई कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों ये छोटी आंत में पाया जाता है। कहाँ पे? छोटी आंत में। उस एंजाइम का नाम बताएं जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। तो ये है हमारा पेप्सिन एंजाइम। इसका उपयोग जो है प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। दोस्तों पेप्सिन उन स्थितियों में भोजन के पाचन में मदद करता है जहां पाचन तंत्र भोजन को पचाने के लिए पर्याप्त एंजाइम का निर्माण नहीं करता। यह एक एंजाइम है जिसके जाइमोजेन पेप्सिनोजन को पेट में मुख्य कोशिकाओं द्वारा रिलीज किया जाता है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलना होता है। किसका कार्य? पेप्सिन का कार्य। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारी जिह्वा पर कौन सा अभिग्राही रिसेप्टर स्थित होता है? तो दोस्तों ये होता है रस संवेदी। हमारी जिह्वा पर रस संवेदी अभिग्राही रिसेप्टर स्थित होता है। दोस्तों जीभ मुख के तल पर एक पेशी होती है जो भोजन को चबाना और निगलना आसान बनाती है। यह स्वाद अनुभव करने का प्रमुख अंग होता है। हमारी जिह्वा पर रस संवेदी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो स्वाद के प्रति संवेदनशील तंत्रिका कोशिकाएं होती है। ये कोशिकाएं भोजन में रसायनों के प्रति संवेदनशील होती है। जीभ मूल रूप से 4 प्रकार के स्वाद के प्रति संवेदनशील होती है दोस्तों, कौन कौन सी? नमकीन, खट्टा, कड़वा तथा मीठा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है? दोस्तों सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य जो है ये करता है बलगम। कौन करता है? बलगम करता है, म्यूकस करता है। किसको बोलते हैं? क्या है? म्यूकस बोलते हैं। तो ये भी आप याद रखना, क्या बोलते हैं? म्यूकस बोलते हैं, ठीक है। अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य बलगम, म्यूकस करता है। दोस्तों पेट की दीवारों में गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती हैं जो एक एंजाइम पेप्सिन, बलगम और हाइड्रोक्लोरिक अम्लों को स्रावित करने में मदद करती है। जब भोजन पेट के अंदर प्रवेश करता है तो HCl भोजन के अंदर मौजूद रोगाणुओं को मारने में मदद करता है। यह एसिड की क्रिया का कारण बनता है और पेट की भीतरी परत को जला देता है जो आंत में जलन और दर्द पैदा करता है। पेट की दीवारों को एसिड से बचाने के लिए बलगम स्रावित होता है, म्यूकस स्रावित होता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? तो दोस्तों ये होती है शेर में। किसमें? शाकाहारियों की अपेक्षा मांसाहारी जंतुओं में आंत छोटी होती है। शाकाहारियों में सेलुलोज के पाचन में ज्यादा समय लगता है क्योंकि एंजाइम जुगाली करने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है, इस वजह से, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अंग पित्त रस से स्रावित करता है? तो दोस्तों ये है हमारा यकृत। यकृत जो है ये पित्त रस का स्रावन करता है। दोस्तों यकृत लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो डायाफ्राम के नीचे उदर गुहा में स्थित होती है। यकृत कोशिकाएं एक विशिष्ट प्रकार के द्रव का स्रावन करती है जिसे हम पित्त रस, बाइल जूस कहते हैं। पित्त रस हरे पीले रंग का क्षारीय तरल पदार्थ होता है। क्या मान होता है इसका? पीएच मान 7.6 से 7.7 के बीच में होता है जो भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बना देता है। इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता। यह भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करता है तथा वसा का पायसीकरण करता है। यह पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है। कौन सा? पित्त लवण, ठीक है। देखते हैं पित्त रस, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव में पित्त का स्राव होता है तो दोस्तों यकृत में होता है मानव में पित्त का स्राव। देखते हैं अगला। पाचन के बाद प्रोटीन डैश में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों पाचन के बाद प्रोटीन जो है ये अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? अमीनो अम्ल में। दोस्तों पाचन के पश्चात प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। पूर्ण विखंडन पर शुद्ध प्रोटीन्स के अणु सरल अमीनो अम्ल के अणुओं में टूटते हैं। अतः प्रोटीन्स अमीनो अम्ल के यौगिक होते हैं। प्रकृति में 20-22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता? तो दोस्तों सेलुलोज को नहीं पचा सकता मानव, ठीक है। दोस्तों सेलुलोज का पाचन मानव द्वारा नहीं किया जाता है। सेलुलोज पेड़ पौधों की कोशिका भित्तियों का प्रमुख अवयव है। हरे पेड़ पौधों में कोशिका भित्तियां सेलुलोज की बनी होती है। यह एक कार्बनिक यौगिक है जो एक पॉलीमर का रूप ले लेता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। दोस्तों सेलुलोज को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। दोस्तों सेलुलोज को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लैक्टोज असहिष्णुता क्या होती है?
दोस्तों लैक्टोज असहिष्णुता क्या होती है? तो यह एक ऐसी स्थिति है दोस्तों जिसमें छोटी आंतें दुग्ध उत्पादों में पाई जाने वाली शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती है। ये लैक्टोज असहिष्णुता होती है। ठीक है दोस्तों, लैक्टोज असहिष्णुता एक पाचन संबंधी विकार है जिसमें छोटी आंतें दुग्ध उत्पादों में पाई जाने वाली शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती है। लैक्टोज एक एंजाइम होता है जो दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में विभाजित करता है। लैक्टोज असहिष्णुता छोटी आंत में पाए जाने वाले लैक्टोज एंजाइम की कमी के कारण होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया डैश में शुरू होती है और डैश में पूर्ण होती है। दोस्तों मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया जो है ये मुंह से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है? छोटी आंत में पूर्ण होती है। दोस्तों छोटी आंत मानव पाचन तंत्र का एक हिस्सा है जहां भोजन का पाचन होता है। यह पेट और बड़ी आंत के बीच स्थित है और अग्न्याशयी नलिका के माध्यम से पाचन में मदद करने के लिए पित्त और अग्नाशी रस को अवशोषित करता है। छोटी आंत के 3 अलग अलग क्षेत्र है, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। खुर वाले जानवरों के अमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? दोस्तों खुर वाले जानवरों के अमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा होता है रूमेन। कौन सा होता है? रूमेन होता है। दोस्तों खुर वाले जानवरों के अमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा रूमेन होता है। रूमेन अमाशय का पहला भाग होता है, इसे प्रथम पेट भी हम कहते हैं। रोमंथक या जुगाली करने वाले खुरदार स्तनधारी होते हैं जो रूमेन में अपना भोजन नरम करते हैं, फिर जुगाली करके पुनः भोजन को चबाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों श्वास नली जो है ये मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है। दोस्तों मनुष्य में 8 से 10 मीटर लंबी आहार नाल होती है जो मुख से लेकर मल द्वार तक फैली होती है। आहार नाल प्रायः 5 भागों में बटा होता है, मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय और फिर आंत। दोस्तों इनका मुख्य कार्य आहार भोजन के अवयवों को पचाना तथा शरीर के सभी भागों में पहुंचाना है। भोजन के घटक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण तथा जल है। श्वास नलिका सांस लेने में सहायक होती है जो गले को फेफड़ों से जोड़ती है और वायु का क्या करती है? आदान प्रदान करती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है? दोस्तों यकृत ग्रंथि जो है ये मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है। दोस्तों यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत का वजन लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। यकृत द्वारा पित्तरस स्रावित होता है जो आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र करता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। श्वेत ग्रंथि पसीने की ग्रंथि होती है जिससे पसीना स्रावित होता है। दोस्तों जो श्वेत ग्रंथि होती है ये पसीने की ग्रंथि होती है जिससे क्या होता है? पसीना स्रावित होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है? तो यकृत का आकार जो है दोस्तों सबसे बड़ा होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो यकृत जो है दोस्तों ये मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। हमारा पेट निम्न में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है? दोस्तों हमारा पेट जो है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है। दोस्तों मानव का पाचन तंत्र आहार नाल एवं इससे जुड़ी ग्रंथियों से निर्मित होता है। आहार नाल मुख्यतः मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत एवं बड़ी आंत की संयुक्त संरचना होती है, जबकि यकृत और अग्न्याशय आहार नाल से जुड़ी पाचन ग्रंथियां होती है। मनुष्य के पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्सर्जित होता है और अमाशय की ऑक्सीटिंग कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है जो कि टाइलोन की क्रिया को रोकता है और भोजन को अम्लीय बनाता है। यह हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट भी करता है दोस्तों और भोजन को सड़ने से बचाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में परिवर्तित कर देता है। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक सही कथन नहीं है? तो यकृत और अग्न्याशय का स्राव अमाशय में होता है, यही हमारा सत्य कथन नहीं है। ठीक है दोस्तों, यकृत की कोशिकाएं से पित्त रस का स्राव होता है। यह पित्त पित्ताशय में सांद्रित एवं जमा होता है। अग्न्याशय की लैंगरहैस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन तथा अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन हार्मोन का स्रावन होता है। ये कार्बोहाइड्रेट उपापचय का नियंत्रण एवं नियमन करते हैं। यकृत और अग्न्याशय का स्राव अमाशय में नहीं बल्कि किसमें होता है? छोटी आंत में जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पाचन तंत्र के चरणों का निम्न में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है? अंतर्ग्रहण होता है, फिर पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, उसके बाद क्या होता है? उत्सर्जन होता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से गुजरती है। कौन कौन सी? सबसे पहले अंतर्ग्रहण होता है, फिर पाचन होता है, उसके बाद अवशोषण होता है, उसके बाद स्वांगीकरण होता है, फिर होता है मल परित्याग। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है? दोस्तों अमाशय की आकृति जो है दोस्तों ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है। दोस्तों अमाशय की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है। यह भोजन नली तथा छोटी आंत के बीच स्थित होता है। यह भोजन रस के साथ साथ मथता है जिसे काइम कहते हैं। आमाशयी पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाने पर उसे आगे छोटी आंत की ग्रहणी की ओर धकेलती है। आमाशय एवं ग्रहणी के बीच एक पेशी कपाट पाइलोरिक वाल्व होता है जो खाद्य पदार्थों को आमाशय से ग्रहणी में तो जाने देता है लेकिन उसे वापस आमाशय में नहीं आने देता। कौन सा? पाइलोरिक वाल्व। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः डैश में होता है दोस्तों। मानव शरीर में वसा का पाचन जो है ये छोटी आंत में होता है। किसमें होता है? छोटी आंत में। दोस्तों वसा का पाचन क्षुद्रांत छोटी आंत में होता है। क्षुद्रांत वसा में बड़े बड़े कणों के रूप में होती है। उसका यह रूप उस पर एंजाइम की क्रियाविधि में बाधा उत्पन्न करता है। यकृत से स्रावित पित्त रस उन्हें छोटे कणों के रूप में तोड़ देता है, जिससे वसा एंजाइम की क्रियाशीलता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव के अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? दोस्तों मानव के अमाशय में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। दोस्तों अमाशय स्टोमक मानव शरीर के ग्रास नली और ग्रहणी के बीच स्थित होता है। इसके ऑक्सिनटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणु को नष्ट कर देता है तथा एंजाइम की क्रिया को क्या कर देता है? तीव्र कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिससे लार के टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्न्याशय द्वारा स्त्रावित होता है? दोस्तों अग्न्याशय द्वारा स्त्रावित एंजाइम है हमारा ट्रिप्सिन। कौन सा? ट्रिप्सिन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अग्न्याशय मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। इससे अग्न्याशयी रस निकलता है, जो पाचन के लिए उत्तरदायी होता है। अग्न्याशयी रस में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं दोस्तों। कौन कौन से? पहला है ट्रिप्सिन। यह प्रोटीन एवं पेप्टोन को पेप्टॉइड्स तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। कौन? ट्रिप्सिन। दूसरा होता है दोस्तों एमाइलेज। यह मांड स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। तीसरा होता है लाइपेज। यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में परिवर्तित करता है। कौन सा? लाइपेज। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह क्या है दोस्तों? तो यह है दोस्तों स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया। कौन सी? स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह भोजन के पाचन प्रतिक्रियाओं के कारण एंजाइमेटिक तंत्रिका नियंत्रण के माध्यम से प्रबंधित किए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है? तो अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत जो होती है दोस्तों ये होती है खरगोश की। किसकी? खरगोश की। दिए गए जानवरों लोमड़ी, बाघ, कुत्ता एवं खरगोश में खरगोश की आंत अपेक्षाकृत अधिक लंबी होती है। शाकाहारी पशुओं की छोटी आंत मांसाहारी जंतुओं से बड़ी होती है, क्योंकि शाकाहारी जंतु पूर्णतः सेलुलोज का पाचन करते हैं और सेलुलोज के पाचन में ज्यादा समय लगता है, लेकिन मांसाहारी पशु को भोजन पचाने में कम समय लगता है। यही कारण है कि शाकाहारी जंतुओं की छोटी आंत मांसाहारी पशुओं की अपेक्षा कैसी होती है? बड़ी होती है। एवं पूर्ण आयु वर्ग वाले खरगोशों में आंतों की लंबाई मुख्यतः शरीर की लंबाई से 9 से 12 गुना अधिक होती है और यह लगभग 300 से 350 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जठर ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। दोस्तों जठर ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। कौन सी एंजाइम को? पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को। दोस्तों पाचन कार्य अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्म का स्त्रावन करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। अमाशय में आने वाला भोजन अम्लीय होता है और अग्न्याशयिक एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। दोस्तों अग्न्याशयिक रस का स्त्रावन करता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच कितना हो जाता है? 5.5 से कम। कितना? 5.5 से कम होता है। दोस्तों दांत का इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का। जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षरण शुरू हो जाता है। जब भोजन के अवशेष मुंह में बने रहते हैं तो मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन को सड़ाकर अम्ल उत्पन्न करते हैं, जिससे दांतों का क्षरण क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दंत वल्क टूथ एनिमल से बना होता है, जो एसिड से नष्ट हो जाने पर दांतों के क्षय का कारण बनता है। तो ये बनता है कैल्शियम फास्फेट से। दोस्तों दंत वल्क जो है ये कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो एसिड से नष्ट हो जाने पर दांतों के क्षय का कारण बनता है। स्वाद का पता लगाने वाले अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो इसे हम बोलते हैं रस संवेदी अभिग्राहक। ठीक है, स्वाद का पता लगाने वाले अभिग्राहक को रस संवेदी अभिग्राहक कहते हैं। स्वाद कलियों में स्वाद रिसेप्टर कोशिकाएं होती है, जिन्हें रस संवेदी कोशिकाओं के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है? दोस्तों पाचक एंजाइम नहीं है कौन सा? हमारा सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। कौन सा जो है? सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जो है ये पाचक एंजाइम नहीं है। प्रोटीएस, एमाइलेज और लाइपेज जो है ये पाचक एंजाइम है। दोस्तों प्रोटीएस, एमाइलेज तथा लाइपेज पाचक एंजाइम है, जबकि सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एक एंजाइम है जो कोशिकाओं में संभावित रूप से हानिकारक ऑक्सीजन अणुओं को तोड़ने में मदद करता है। कौन सा? सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से डैश ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? दोस्तों वसा जो है ये ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। दोस्तों वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ होता है। वसा के अणु ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल के संयोग से बनते हैं। जो वसा के अणु है दोस्तों ये ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल के संयोग से बनते हैं। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन जो है ये छोटी आंत में होता है। कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। दोस्तों छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों पर पाचन ग्रंथियां होती है जिनसे आंतरीय रस निकलता है। इस आंतरीय रस में कुछ पाचक एंजाइम होते हैं जो निम्न है। कौन कौन से? एंट्रोकाइनेस, इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज। इन एंजाइमों की सहायता से छोटी आंत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एवं भोजन के सभी पोषक पदार्थों का पूर्ण पाचन हो जाता है। छोटी आंत की दीवारों पर अनेक विलयी रसांकुर पाए जाते हैं जिनके द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमेन। दोस्तों एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमेन जो है ये एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों फेरोमेन एक उत्सर्जित रासायनिक कारक है जो एक ही प्रजाति के सदस्यों में एक सामाजिक प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है। फेरोमेन रसायनों को प्राप्त करने वाले कीटों के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए स्रावित कीटों के शरीर के बाहर काम करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति डैश का लक्षण है। दोस्तों पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति जो है ये मानव अपशिष्ट से संदूषण का लक्षण है। किसका लक्षण है? मानव अपशिष्ट से संदूषण। दोस्तों पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति मानव अपशिष्ट से संदूषण का लक्षण है जो विशेष रूप से ई कोलाई की उपस्थिति से निर्धारित होता है। जब प्रदूषित पानी को पीने या खाना बनाने में प्रयोग किया जाता है तो यह हैजा, दस्त, टाइफाइड, एम्बिएसिस और पीलिया जैसे जल जनित रोग फैला सकता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है? दोस्तों पेट की परत से कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होता है। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोस्तों पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। वे पाचक ग्रंथियां जो आहार नाल की दीवार में उपस्थित होती है वे आंतरिक पाचक ग्रंथियां कहलाती है। दोस्तों वे ग्रंथियां जो आहार नाल की दीवार में उपस्थित होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? आंतरिक पाचक ग्रंथियां। इस श्रेणी में समस्त श्लेष्म ग्रंथियां, अमाशय की दीवार की ग्रंथियां एवं आंत की दीवार की ब्रूनर ग्रंथियां आती है। फार्मिक अम्ल चिक्कियों में पाई जाती है। नाइट्रिक अम्ल संक्षारक अम्ल है। ये दोनों भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेटाबॉलिज्म चयापचय संबंधित है। दोस्तों मेटाबॉलिज्म जो है ये शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए, सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण के लिए और उपचय और अपचय दोनों के लिए क्या है? मेटाबॉलिज्म इन तीनों से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चयापचय मेटाबॉलिज्म जीव में जीवन यापन के लिए होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं को कहते हैं। दोस्तों चयापचय किसे बोलते हैं? जीवन में जीवन यापन के लिए होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया ही क्या कहलाती है? चयापचय कहलाती है। ये प्रक्रियाएं जीवों को बढ़ने और प्रजनन करने, अपनी रचना को बनाए रखने और उनके पर्यावरण के प्रति सजग रहने में मदद करती है। इसमें सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण होता है। चयापचय को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? अपचय और उपचय। अपचय में कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है जबकि उपचय में ऊर्जा का प्रयोग करके प्रोटीनों और न्यूक्लिक अम्लों जैसे कोशिकाओं के अंशों का निर्माण होता है। इसमें उपचय में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र है तो ये है दोस्तों हमारा इंडोस्कोप। इंडोस्कोप जो है ये पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र है। दोस्तों इंडोस्कोप उपकरण का उपयोग शरीर के आंतरिक अंगों की जांच के लिए किया जाता है। ओसिलोस्कोप एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो किसी विभवांतर को समय के सापेक्ष या किसी विभवांतर के सापेक्ष एक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करता है। माइक्रोस्कोप का प्रयोग आंख से न दिखने योग्य सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है तथा रेडियोग्राफ का उपयोग दोस्तों चिकित्सा विभाग में एक्सरे के रूप में किया जाता है, अर्थात यह शरीर के आंतरिक ढांचे को समझने में सहायता करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों हृदय जो है ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। निम्न में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? दोस्तों होमोडोंट दांत जो है ये मछलियों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? मछलियों में। स्तनधारियों में दांत थीकोडोंट, हेट्रोडोंट और ज्यादातर डाइफियोडोंट होते हैं जबकि मछलियों में एक्रोडोंट तथा होमोडोंट जो समान आकार के होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्यूडेनम डैश का भाग है? दोस्तों ड्यूडेनम जो है ये छोटी आंत का भाग है। किसका भाग है? छोटी आंत का। दोस्तों ड्यूडेनम छोटी आंत का भाग है। ये यू की तरह मुड़ा होता है। ग्रहणी की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है जबकि शेष 30 सेंटीमीटर लंबे भाग को इलियम हम कहते हैं। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। आहार नाल के इसी भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पाचन तंत्र में मौजूद रस डैश में शामिल होता है? तो दोस्तों पाचन तंत्र में मौजूद रस जो है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में शामिल होता है। दोस्तों अमाशय की म्यूकोसा में जठर ग्रंथियां स्थित होती है। कहाँ पे? म्यूकोसा में। जठर ग्रंथियों में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है दोस्तों। म्यूकस का स्त्राव करने वाली श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाएं, पेप्टिक या मुख्य कोशिकाएं जो प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन का स्त्राव करती है, भित्तीय या अक्सिंटिक कोशिकाएं जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव करती है जो पेप्सिन के लिए उचित अम्लीय माध्यम तैयार करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
दांत का इनेमल किससे बना होता है? तो दोस्तों कैल्शियम फास्फेट से बना होता है दांत का इनेमल। दोस्तों दांत का इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। दांत 3 परतों का बना होता है दोस्तों। ऊपरी परत जो सबसे कठोर होती है इनेमल कहलाती है, जो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ भी होता है। इसके नीचे की परत को डेंटाइन कहते हैं और सबसे नीचे की परत को पल्प कहते हैं। डेंटाइन हड्डी की भांति होती है तथा पल्प में रक्त वाहिनियां होती है। सबसे नीचे दांत की क्या होती है? जड़ या मूल होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरीज में मापा जाता है दोस्तों। किसमें? कैलोरीज में। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरीज में मापते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर निकोलस क्लीमेंट ने सन 1824 ईस्वी में कैलोरी को ऊर्जा की इकाई के रूप में परिभाषित किया। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है। कितनी? 1 कैलोरी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है, तो यह है दोस्तों हमारा जिगर। जिगर जो है यह मानव शरीर का एकमात्र अंग है दोस्तों जो पुनः विकसित और पुनः सृजित हो सकता है। दोस्तों मानव शरीर का एकमात्र अंग जिगर लीवर है जो पुनः विकसित और सृजित किया जा सकता है। जिगर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका वजन 1.5 से 2 किलोग्राम होता है तथा लीवर से पित्त स्रावित होता है। कौन सा? पित्त। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है? तो दोस्तों मानव जीभ में औसतन 2000 से 8000 स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है। दोस्तों जिह्वा अधिकांश जीव जंतुओं के शरीर का आवश्यक अंग है। जीभ पर स्वादग्राही अंकुरों में स्थित स्वाद कलिकाएं भोजन का स्वाद बनाती है। स्वादग्राही स्वाद कलिकाओं में स्थित होते हैं। मनुष्य में लगभग 2000 से 8000 स्वाद कलिकाएं जीभ पर पाई जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक 10 मीटर लंबा होता है, तो 9 मीटर लंबा होता है दोस्तों। कितना? 9 मीटर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भोजन खाद्य पदार्थ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों यह एक अजैविक पदार्थ है, यही कथन जो है असत्य है। यह रासायनिक क्रियाएं देता है, यह एक जैविक पदार्थ है, यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ये तीनों ही क्या है? हमारे सत्य कथन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? तो दोस्तों ये जाता है अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया के द्वारा। भोजन को आहार नली में पहुंचाने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। आहार का पाचन मुख से ही आरंभ हो जाता है और छोटी आंत में पूरा होता है। इसमें होता है छोटी आंत में पूरा होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को डैश गति कहा जाता है? तो भोजन नली की दीवारों और संकुचन और प्रसरण को जो है ये कहा जाता है क्रमाकुंचन गति। कौन सी गति कहा जाता है? क्रमाकुंचन गति कहा जाता है। दोस्तों भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को क्रमाकुंचन गति कहा जाता है। मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निक द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। ग्रास नली एक लंबी नली होती है जो अमाशय में खुलती है। इसकी दीवार पेशीय या संकुचनशील होती है। भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह संकुचन, सिकुड़न और शिथिलन या फैलाव शुरू होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रमाकुंचन बोलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लार में डैश एंजाइम होता है? दोस्तों लार में जो है एमाइलेज एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम? एमाइलेज। दोस्तों मनुष्य के लार में लगभग 99% जल तथा शेष 1% एंजाइम होता है। लार में मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एक हमारा टाइलिन और एक होता है लाइसोजाइम। टाइलिन को लार एमाइलेज के नाम से भी जाना जाता है, जो भोजन में उपस्थित मंड स्टार्च को माल्टोज शर्करा में अपघटित करता है। लाइसोजाइम नामक एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम नामक एंजाइम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एंजाइम टाइलिन डैश में पाया जाता है? तो दोस्तों एंजाइम टाइलिन जो है ये लार में पाया जाता है। ठीक है, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। दोस्तों पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को किसमें? ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। किसमें? ग्लूकोज में। दोस्तों मनुष्य में भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। इस क्रिया में मुख गुहा, आहार नाल, ग्रसनी, ग्रसिका आदि भाग लेते हैं। आंत रस में कई प्रकार के एंजाइम होते हैं जो जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में और वसा को फैटी एसिड में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पित्त के कार्य को डैश कहा जा सकता है? तो पित्त के कार्य को हम बोलते हैं पायसीकरण। क्या बोलते हैं? पायसीकरण बोलते हैं। दोस्तों यकृत एक सहायक पाचक ग्रंथि है जो पित्त का उत्पादन करती है। पित्त एक क्षारीय यौगिक है जो वसा के टूटने में मदद करता है। लिपिड के पायसीकरण में पाचक के समय पित्त लिपिड से जुड़ता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अग्न्याशयी रस में मौजूद डैश एंजाइम प्रोटीन को इम्यूनो एसिड में परिवर्तित करता है? तो अग्न्याशयी रस में मौजूद ट्रिप्सिन एंजाइम जो है ये प्रोटीन को इम्यूनो एसिड में परिवर्तित करता है। दोस्तों अग्न्याशयी रस में मौजूद सभी एंजाइम निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। ट्रिप्सिनोजन, काइमेट्रोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, एमाइलेज, लाइपेज तथा न्यूक्लियस। ट्रिप्सिनोजन एंजाइम को एंट्रोकाइनेज द्वारा सक्रिय किया जाता है जो आतीय म्यूकोसा द्वारा स्रावित होता है तथा ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल देता है। ट्रिप्सिन अग्न्याशय रस में उपस्थित सभी एंजाइम को सक्रिय कर देता है। ठीक है, प्रोटीन पेप्टोनस प्रोटीएजेज ट्रिप्सिन डाइपेप्टाइड्स के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका डैश होती है? तो दोस्तों पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है क्या? वसा का पायसीकरण। दोस्तों पाचन के दौरान पित्त की भूमिका वसा का पायसीकरण होती है। पायसीकरण वह प्रक्रम है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था छोटी छोटी बूंदों में टूट जाती है। इन बूंदों पर एंजाइम पेनक्रिएटिक लाइपेज आसानी से क्रिया करके वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल का निर्माण करते हैं। पायसीकरण की क्रिया में पित्त लवण सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल एवं इससे जुड़ी ग्रंथियों का तंत्र होता है। आहार नाल मुख, गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत एवं बड़ी आंत की संयुक्त संरचना होती है, जबकि यकृत एवं अग्न्याशय आहार नाल से जुड़ी पाचन ग्रंथियां है। मनुष्यों के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्सर्जित होता है। आमाशय की ऑक्सीन कोशिकाएं HCl का स्राव करती है। ठीक है, जो टाइलिन की क्रिया को रोकता है और भोजन को अम्लीय बनाता है। यह भोजन के हानिकारक जीवाणु को मारता है एवं एंजाइम को भोजन पर क्रिया करने के लिए उत्तेजित करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। तो दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है पाचन प्रक्रिया के दौरान। दोस्तों, भोजन पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाला ऊर्जा परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है। तो दोस्तों, ग्रसनी जो है ये मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है। ग्रसनी जो है दोस्तों आहार और वायु दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग है। ग्रसनी कंठ द्वारा श्वास नली में खुलती है। कंठ एक उपास्थीमय पेटिका है जो ध्वनि उत्पादन में सहायता करती है, इसलिए इसे ध्वनि पेटिका भी कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यकृत डैश कार्य करता है। दोस्तों, यकृत जो है ये पाचन में कार्य करता है। किसमें? पाचन में। दोस्तों, यकृत या जिगर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त का निर्माण करती है। पित्त यकृत वाहिनी उपतंत्र तथा पित्त वाहिनी द्वारा ग्रहणी पित्ताशय में चला जाता है। पाचन तंत्र में अवशोषित आतरस के उपापचय का यह मुख्य स्थान है। यकृत पाचन का कार्य करता है। यकृत मानव शरीर के लगभग 300 से ज्यादा विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। ग्लूकोज से बनने वाले ग्लाइकोजन को संग्रहित करना, पचे हुए भोजन से वसाव और प्रोटीन को संचारित करने में मदद करना, और ये सभी काम कौन करता है? यकृत ही करता है। ठीक है, भ्रूण अवस्था में यकृत रक्त बनाने का काम भी करता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को वसा में परिवर्तित भी करता है। क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को वसा में परिवर्तित करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यकृत द्वारा स्रावित पित्त डैश में मदद करता है। दोस्तों, यकृत द्वारा स्रावित पित्त जो है ये पाचन में मदद करता है। किसमें? पाचन में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शाकाहारियों को डैश को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो सेलुलोज को पचाने के लिए दोस्तों लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है शाकाहारियों को। दोस्तों, छोटी आंत मानव पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है जो अमाशय से आरंभ होकर बड़ी आंत पर पूर्ण होती है। छोटी आंत में ही भोजन का सबसे अधिक पाचन और अवशोषण होता है। सेलुलोज पौधों का एक घटक है जो मानव शरीर द्वारा अपचनीय है। सेलुलोज अघुलनशील फाइबर है जिसके पाचन के लिए शाकाहारियों को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। हम पढ़ेंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों। फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर हृदय में कहां से आता है? दोस्तों, फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त रुधिर जो है ये बाह्य आलिंद से आता है। कहां से आता है? बाह्य आलिंद से। दोस्तों, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर हृदय में बाह्य आलिंद से आता है। सीरा में अशुद्ध रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है, जबकि पल्मोनरी सीरा फेफड़ों से बाह्य आलिंद में रक्त पहुंचाता है जो कि कैसा होता है? शुद्ध होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऐसी स्थिति में जहां हम घायल हो जाते हैं और रक्तस्राव शुरू हो जाता है, रक्तस्राव से दबाव में कमी हो सकती है जो पंपिंग प्रणाली की दक्षता को कम कर सकता है। इससे बचने के लिए चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का जमने में मुख्य रूप से कौन सी कोशिकाएं मदद करती है? दोस्तों, ये कोशिकाएं होती है रक्त बिंबाणु। कौन सी कोशिकाएं? ब्लड प्लेटलेट्स जो है, रक्त बिंबाणु जो है ये चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का जमने में मुख्य रूप से क्या करती है? मदद करती है। कौन सी? रक्त बिंबाणु। दोस्तों, रक्त बिंबाणु जिसे हम ब्लड प्लेटलेट्स भी कहते हैं, छोटी रक्त कोशिकाएं होती है जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है। इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। सामान्य तौर पर रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 4,50,000 प्रति माइक्रोलीटर होती है। प्लेटलेट्स की संख्या जानने के लिए सीबीसी टेस्ट कराया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वर्णक मनुष्यों की लाल रक्त कणिकाओं में विद्यमान होता है? दोस्तों, ये वर्णक है हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है ये मनुष्यों की लाल रक्त कणिकाओं में विद्यमान होता है। दोस्तों, मनुष्यों की लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक विद्यमान होता है। हीमोग्लोबिन मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करता है एवं रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। परिवहन ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है, हमको ये बताना है। दोस्तों, धमनियां वे वाहिकाएं होती है जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। तो दोस्तों, ये हमारा सत्य कथन है। धमनियों की दीवारें पतली और लोचदार होती है। तो दोस्तों, ये गलत कथन है हमारा, ऑप्शन नंबर 2 वाला। सिराओं में कपाट होते हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि रक्त केवल एक ही दिशा में प्रवाहित हो। तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा, पहला और तीसरा। तो ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा जो है ये दोनों सत्य है, दूसरा वाला क्या है? असत्य है। ठीक है दोस्तों, धमनियां वे रक्त वाहिकाएं होती है जो ऑक्सीजन
ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाने का कार्य करती है। कौन? धमनियां। धमनियों की दीवारें मोटी और लोचदार होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी जो होती है ये महाधमनी कहलाती है। दोस्तों बात करें शिराओं के बारे में, तो दोस्तों शिराएं शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय की तरफ ले जाने का कार्य करती है। इनमें रक्त का दबाव बहुत कम होता है, अतः रक्त प्रवाह को हृदय की तरफ बनाए रखने के लिए शिराओं में कपाट लगे होते हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि रक्त केवल एक ही दिशा में प्रभावित हो। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को घुले हुए रूप में ले जाता है? दोस्तों ये है हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को घुले हुए रूप में ले जाता है। कौन? प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों प्लाज्मा जो है रक्त में उपस्थित पीले रंग का तरल घटक है, जो कि शरीर की कुल मात्रा का लगभग 55% हिस्सा है। यह भोजन, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों, कार्बन डाइऑक्साइड को घुले हुए रूप में ले जाने का कार्य करता है। प्लाज्मा के अन्य कार्य निम्नलिखित है। दोस्तों कौन कौन से कार्य है इस प्लाज्मा के? शरीर में आवश्यकता अनुसार पानी का पुनर्वितरण करना, रक्त वाहिकाओं को टूटने या अवरुद्ध होने से बचाना, ऊष्मा को अवशोषित और मुक्त करके शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, ये किसका काम है? प्लाज्मा के कार्य है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? तो हृदय जो है दोस्तों ये रक्त को पंप करता है। दोस्तों मानव शरीर में हृदय जो है ये रक्त को पंप करता है। हृदय परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग है। यह शरीर के हर कोशिका तंत्र, मांसपेशी और महत्वपूर्ण अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व ले जाने वाले रक्त की आपूर्ति करता है। औसतन मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मानव हृदय एक बार में 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है। एक दिन में 7600 लीटर तथा अपने जीवन काल में 200 मिलियन मीटर रक्त पंप करता है। कौन? हृदय। इसका भार दोस्तों महिलाओं में औसतन 250 से 300 ग्राम और पुरुषों में 300 से 350 ग्राम होता है। इसका हृदय का वजन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता? तो दोस्तों प्लाज्मा में जो है अपचित भोजन उपस्थित नहीं होता है। लवण, हार्मोन और प्रोटीन जो है ये प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं। दोस्तों प्लाज्मा जो है ये रक्त के पीले रंग का घटक है, जिसमें पूर्ण रक्त कोशिकाएं सामान्य रूप से निलंबित रहती है। यह कुल रक्त की मात्रा का 55% होता है दोस्तों, जिसका अधिकांश हिस्सा लगभग 90% जल होता है। इसमें मुख्य रूप से प्रोटीन, लवण, थक्का जमाने वाले हार्मोन, खनिज आयन और कार्बन डाइऑक्साइड घुले रहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? तो दोस्तों रुधिर जो है ये एक तरल संयोजी ऊतक है। दोस्तों रुधिर जो है एक तरल संयोजी ऊतक है जो प्लाज्मा और कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दोस्तों संयोजी ऊतक सामान्यतः मजबूत रेशेदार ऊतक होते हैं, जो हमारी शारीरिक बनावट को जोड़े रखते हैं और हमारे शरीर में समर्थन और लचीलापन प्रदान करते हैं। संयोजी ऊतक का निर्माण त्वचा, टेंडन, जोड़ों, लिगामेंट, रक्त वाहिकाओं आदि में होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा रक्त का एक कार्य नहीं है? तो दोस्तों रक्त का कार्य क्या नहीं है? श्वेत सार के संश्लेषण में सहायता करना ये रक्त का कार्य नहीं है। हार्मोनों का परिवहन रक्त का कार्य है। गैसों का परिवहन रक्त का कार्य है। अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन भी रक्त का कार्य है। श्वेत सार के संश्लेषण में रक्त क्या है? सहायता नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, रक्त शरीर में उपस्थित एक तरल पदार्थ है जो कि हार्मोन का परिवहन करता है, अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है, गैसों का परिवहन करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करता है। और रक्त दोस्तों लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाओं, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा से मिलकर बने होते हैं। किससे बने होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में बिंबाणु, थ्रोम्बोसाइट्स। दोस्तों मानव शरीर में बिंबाणु, थ्रोम्बोसाइट्स की प्राथमिक भूमिका क्या है? दोस्तों मानव शरीर में बिंबाणु की प्राथमिक भूमिका होती है क्या? रक्त स्राव को रोकने के लिए रक्त के थक्के बनाना। तो ऑप्शन की सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों रक्त रोकने के लिए रक्त के थक्के बनाना, थ्रोम्बोसाइट्स को प्लेटलेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, जो रक्त में मौजूद सूक्ष्म कोशिकाएं होती है। जब शरीर में किसी स्थान पर चोट लगती है और रक्तस्राव शुरू होता है तो थ्रोम्बोसाइट्स सक्रिय हो जाते हैं और घाव की जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे हमारा रक्त क्या है? बहना बंद हो जाता है और घाव भरने की प्रक्रिया क्या होती है? शुरू हो जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में श्वेताणु ल्यूकोसाइट का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों मानव शरीर में श्वेताणु ल्यूकोसाइट का मुख्य कार्य है प्रतिरक्षा अनुक्रिया शुरू करना। क्या करना? प्रतिरक्षा अनुक्रिया शुरू करना जो है श्वेताणु ल्यूकोसाइट का मुख्य कार्य है। दोस्तों प्रतिरक्षा अनुक्रिया आरंभ करना ये किसका काम है? ल्यूकोसाइट्स का। ल्यूकोसाइट्स शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली का हिस्सा होती है, जो शरीर को बैक्टीरिया, वायरस, फंगल संक्रमण और अन्य रोग जनकों से बचाती है। ये रक्त और शरीर के ऊतकों में घूमती रहती है और जब किसी बाहरी जीवाणु या विषाणु का प्रवेश होता है तो यह तुरंत सक्रिय होकर उसे नष्ट करने का कार्य करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्त शरीर के शेष भागों से कार्बन डाइऑक्साइड डैश में छोड़ने के लिए लाता है। दोस्तों रक्त शरीर के शेष भागों से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कूपिका में छोड़ने के लिए लाता है। किस लिए लाता है? कूपिका में छोड़ने के लिए। दोस्तों रुधिर जो है शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कूपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। रुधिर कूपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। कूपिका एक गुब्बारे जैसी संरचना होती है जो पहले मानव श्वसन तंत्र में फुफ्फुस के अंदर नलिकाओं के रूप में विभाजित रहती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। दोस्तों रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सक द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम है स्फिग्नोमेनोमीटर। क्या है? स्फिग्मोमेनोमीटर जो है ये रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सक द्वारा उपयोग किए जाने वाला उपकरण है। दोस्तों स्फिग्मोमेनोमीटर रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाला यंत्र है। इकोकार्डियोग्राम द्वारा हृदय की जांच, स्टेथोस्कोप द्वारा लंग्स से होने वाली आवाज तथा स्पाइरोमीटर द्वारा लंग्स की क्षमता को मापा जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है? तो दोस्तों ये है हमारा श्वेत रक्त कणिका है। श्वेत रक्त कणिका है दोस्तों, ये प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है। श्वेत रक्त कणिका है जिसे हम क्या बोलते हैं? आरबीसी। ठीक है, सॉरी डब्ल्यूबीसी दोस्तों, क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी, जिसे हम क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी रक्त का ऐसा घटक है जो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। ये कोशिकाएं लाल अस्थि मज्जा, लिम्फोनोड्स और प्लीहा में उत्पन्न होती है। श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। इसका जीवन काल 12 से 20 दिन का होता है। ये कोशिकाएं रंगहीन होती है, इनमें कोई वर्णक नहीं होता है, इसमें श्वेत रक्त कणिकाओं में। ठीक है, डब्ल्यूबीसी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव हृदय में फुफ्फुसी शिरा डैश से जुड़ी होती है। दोस्तों मानव हृदय में फुफ्फुसी शिरा जो है ये बाह्य आलिंद से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? बाह्य आलिंद से। दोस्तों मानव हृदय में फुफ्फुसी शिरा बाह्य आलिंद से जुड़ी होती है। मानव हृदय एक 4 कक्षीय पेशी अंग है जिसका आकार बंद मुट्ठी की भांति होता है। इसमें 2 ऑलिंद और 2 निलय होते हैं। हृदय का कार्य पूरे शरीर में रक्त के निरंतर प्रभाव को बनाए रखना है। यह ऑक्सीजन की भरपाई करता है और कोशिकाओं और ऊतकों के बीच पोषक तत्वों का संचार करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्यों में सामान्य प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब कितना होता है? दोस्तों मनुष्यों में सामान्य प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब जो होता है ये होता है 120 mmHg 80 mmHg। ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों मनुष्यों में सामान्य प्रकुंचन दाब जो होता है ये होता है 120 mmHg और अनुशीतलन दाब जो होता है ये 80 mmHg होता है। अर्थात सामान्य मनुष्य में रक्तचाप 120/80 mmHg को सामान्य माना जाता है। रक्तचाप को पारे के मिलीमीटर की इकाई में मापा जाता है, मतलब mmHg में मापा जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्त का निम्न में से कौन सा घटक थक्कों के निर्माण में सहायक होता है? तो बिंबाणु प्लेटलेट्स जो है दोस्तों ये थक्कों के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, बिंबाणु प्लेटलेट्स रक्त में मौजूद सूक्ष्म कण होते हैं जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। जब शरीर के किसी अंग में चोट लग जाती है तब प्लेटलेट्स उस जगह पर एकत्रित होकर खून का बहना रोकने की कोशिश करते हैं। रक्त में प्लेटलेट्स की अधिकता या कमी दोनों ही स्थितियों में यह शरीर के नुकसानदेह होता है। इसका निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा बोन मेरो में होता है और इसका जीवन काल कितना होता है? 5 दिन का होता है। इसकी मृत्यु कहाँ पे होती है? प्लीहा में होती है। किसकी? बिंबाणु की। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का घुलित रूप में परिवहन करता है? तो यह है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है दोस्तों भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का घुलित रूप में क्या करता है? परिवहन करता है। दोस्तों प्लाज्मा शरीर के रक्त का तरल घटक है जो रक्त की कुल मात्रा का 55% योगदान देता है। शरीर के चोट से उबारने, पोषक तत्वों को वितरित करने, जिसमें भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को घुलित रूप में परिवहन करता है। कौन? ये प्लाज्मा। दोस्तों शरीर की गंदगी दूर करने, संक्रमण रोकने, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने आदि के लिए भी इसकी आवश्यकता हमको पड़ती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पूरे शरीर में संचालित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव को बंद करता है? तो यह है प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हम बिंबाणु भी बोलते हैं। दोस्तों प्लेटलेट्स पूरे शरीर में संचालित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव बंद करता है। प्लेटलेट्स का निर्माण बोन मेरो में होता है। कहाँ पे? बोन मेरो में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्तंभ को सुमेलित कीजिए। दोस्तों हमको ये स्तंभ दिए गए हैं, समूह 1 समूह 2, इनको हमको क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, हृदय जो है दोस्तों, हृदय का क्या करता है? ये पंप की तरह कार्य करने वाला अंग है। धमनियां क्या है दोस्तों? धमनियां जो है ये ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण करती है। कौन? धमनियां। शिराएं क्या करती है? ऑक्सीजन रहित रक्त का संचरण करती है। हृदय क्या करता है? पंप की तरह कार्य करता है। तो ACB किसमें है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हृदय जो है ये पंप की तरह कार्य करने वाला है। ऑक्सीजन जो है, धमनियां जो है दोस्तों ये ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण करती है। शिराएं जो है ऑक्सीजन रहित रक्त का संचरण करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उच्च रक्तचाप को अति रक्तदाब भी कहा जाता है जो डैश के कारण होता है। दोस्तों उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर को अति रक्तदाब, हाइपरटेंशन भी कहा जाता है जो धमनिकाओं के संकुचन के कारण होता है। किसके कारण होता है? धमनिकाओं के संकुचन के कारण। दोस्तों उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर को अति रक्तदाब, हाइपरटेंशन भी कहा जाता है जो धमनियों के संकुचन के कारण होता है। हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह एक निश्चित गति से होता है। स्वास्थ्य निर्देशों के अनुसार शरीर में रक्त का दबाव 120/80 mmHg से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नांकित आकृति मानव हृदय को दर्शाती है। LA बाया अलिन, LB बाया निलय, RA दाया अलिन, RB दाया निलय। कपाट वाल्व से कहाँ स्थित होते हैं? तो दोस्तों कपाट जो वाल्व होते हैं ये कहाँ पे स्थित होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों हमारे
कहाँ पे 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 कहाँ पे है ये कपाट दोस्तों, यहाँ पे होंगे, वाल्व यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, और कहाँ पे होंगे 5 नंबर कहाँ दिख रहा है आपको, 5 नंबर ये है, 5 नंबर ये यहाँ पे होंगे। तो कपाट कहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे। ठीक है, 2 3 4 5, तो 2 3 4 5 क्रमांकित स्थानों पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों कपाट क्या करते हैं, कपाट जो है रुधिर को केवल एक ही दिशा में आलिंद से नीले की ओर ले जाने देते हैं। कपाट का यही काम होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्यों के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों मनुष्यों के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख जो है नीचे किया गया है, उसमें जो गलत विकल्प है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, उच्च रक्तचाप सिराओं के संकुचन के कारण होता है, यही हमारा गलत कथन है। केशिकाएं संयुक्त होकर सिराओं का निर्माण करती है, ये सत्य है दोस्तों। लसिका को ऊतक द्रव भी कहा जाता है, ये भी सत्य है। प्लेटलेट्स रक्त के थक्के जमाने में सहायक होते हैं, ये भी सत्य है। उच्च रक्तचाप सिराओं के संकुचन के कारण होता है, ये क्या हो जाएगा, गलत विकल्प हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों उच्च रक्तचाप जो है धमनियों के संकुचन के कारण होता है, ना कि सिराओं के संकुचन के कारण। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है, दोस्तों मानव रक्त के निर्माण के लिए लौह या आयरन की आवश्यकता होती है। किसकी, लौह या आयरन की। दोस्तों मानव रक्त के निर्माण के लिए लौह तत्व की आवश्यकता होती है। रक्त में प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं होती है। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का द्रव होता है, जिसमें लगभग 92% जल तथा 8% प्रोटीन, लवण तथा अन्य दूसरे पदार्थ होते हैं। किसमें, प्लाज्मा में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन इनमें से किसमें मौजूद होता है, दोस्तों श्वसन वर्णक है हीमोग्लोबिन, जो लाल रक्त कणिकाओं में मौजूद होता है। किसमें, आरबीसी में। दोस्तों मानव श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का आयरन युक्त वर्णक है, जो लाल रुधिर कणिकाओं में मौजूद होता है। किसमें, आरबीसी में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्तचाप रक्तदाब के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, दोस्तों सिराओं में दाब धमनियों की तुलना में बहुत अधिक होता है, यही हमारा जो हो जाएगा ना गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, ए वाला ही जो होगा हमारा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को हम शिरा कहते हैं। इसमें रक्त का बहाव रोकने के लिए कपाट होते हैं तथा इनकी गुहाएं चौड़ी होने के कारण रक्त धीमी गति से निरंतर बहता रहता है, जबकि धमनी में कपाट नहीं होते। चूंकि इनमें रक्त का बहाव हृदय के क्रमिक स्पंदन द्वारा होता है, अतः रक्त रुक रुक कर अधिक दबाव के साथ बहता है। किसमें, धमनियों में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्त स्कंदन डैश की मदद से होता है, दोस्तों रक्त स्कंदन जो है ये प्लेटलेट कणिकाओं की मदद से होता है। किसकी मदद से होता है, प्लेटलेट कणिकाओं की मदद से। रक्त स्कंदन प्लेटलेट कणिकाओं की मदद से होता है। यह क्रिया शरीर से बाहर अत्यधिक रक्त को बहने से रोकती है। रक्त का स्कंदन या थक्का मुख्यतः फाइब्रिन धागे की जाल से बनता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्तचाप मापने के लिए इनमें से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, दोस्तों रक्तचाप को मापने के लिए स्फिग्मोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कौन से यंत्र का, स्फिग्मोमेनोमीटर का। दोस्तों रक्तचाप मापने के लिए स्फिग्मोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मूत्र संबंधित विशिष्ट गुरुत्व को निर्धारित करने के लिए यूरिनोमीटर का उपयोग करते हैं। एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर प्रकाश स्पेक्ट्रम में उत्सर्जित फोटॉन की संख्या को मापता है, और हीमोग्लोबिन मीटर खून में हीमोग्लोबिन को पता लगाता है या हीमोग्लोबिन को मापता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हृदय की धड़कन का पता लगाने में निम्न में से कौन सा यंत्र सहायक होता है, दोस्तों हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए जो यंत्र सहायक होता है वो है स्टेथोस्कोप, ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए स्टेथोस्कोप का यंत्र का उपयोग किया जाता है, जिसका आविष्कार रेने लेनेक ने 1816 ईस्वी में किया था। दोस्तों स्पाइरोमीटर मानव फेफड़ों की श्वसन दर के मापन में इसका प्रयोग करते हैं। थर्मामीटर तापमान मापन में इसका प्रयोग करते हैं। स्फिग्मोमेनोमीटर रक्तचाप के मापने में इसका उपयोग हम करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नांकित चित्र मानव परिसंचरण तंत्र के किस घटक या भाग को दर्शाता है, तो दोस्तों ये शिरा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, शिरा को दर्शाता है। दोस्तों प्रश्न से संदर्भित चित्र मानव परिसंचरण तंत्र के शिरा भाग को दर्शाता है। परिसंचरण तंत्र में शिराएं वे रक्त वाहिकाएं होती है जो रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस वर्णक में ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होती है, तो दोस्तों ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता जो है ये किसमें होती है, तो हीमोग्लोबिन में होती है। किसमें होती है, हीमोग्लोबिन में। दोस्तों मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है, और इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलेय अवस्था में ही होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है, तो ओ रक्त समूह को दोस्तों सर्वदाता कहा जाता है। दोस्तों ओ रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर तथा ए बी रक्त समूह को सार्वभौमिक ग्राही यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सार्वभौमिक ग्राही। रुधिर वर्ग की खोज कार्ल लैंड स्टिनर ने की थी। रुधिर परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे द्वारा किया गया था। ठीक है, दोनों याद रखना है, रुधिर वर्ग की खोज कार्ल लैंड स्टिनर ने और रुधिर परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है, लेकिन यह रंगहीन होता है और इसमें कम प्रोटीन होता है, तो दोस्तों रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है कौन, लसिका। लसिका जो है ये रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है, लेकिन यह रंगहीन होता है और इसमें क्या होता है, कम प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों लसिका रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है, लेकिन
रंगहीन होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन लाल वर्णक नहीं पाया जाता है। यह हल्के पीले रंग का होता है तथा इसमें प्रोटीन का कम मात्रा में पाए जाते हैं। किसमें? लसिका में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। खेलते समय रवि के घुटने में चोट लग गई जिससे खून बह रहा था। कुछ समय बाद उसने देखा कि खून बहना बंद हो गया था और एक गहरे लाल रंग के धक्के ने घाव को भर दिया था। किस प्रकार की कोशिकाएं रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है? तो ये है दोस्तों हमारी प्लेटलेट्स। कौन सी? प्लेटलेट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्लेटलेट्स हमारे शरीर की ऐसी कोशिकाएं होती है जो खून को बहने से रोकती है। प्लेटलेट्स ही बहते खून को थक्का बनाने में मदद करती है। ठीक है, रक्त में प्लेटलेट्स का पता सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट परीक्षण से चलता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सी रक्त कणिकाएं रक्त के थक्के जमने और रक्त स्त्राव को रोकने में सहायक होती है? तो ये होती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है दोस्तों ये रक्त के थक्के जमने और रक्त स्त्राव को रोकने में सहायता करती है, सहायक होती है। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स कणिकाएं रक्त के थक्के जमने और रक्त स्त्राव को रोकने में सहायक होती है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। संरचना के आधार पर रक्त को दो भाग में बांटा गया है। प्लाज्मा जो कि रक्त का 55 से 60% भाग होता है और रुधिर कणिकाएं जो कि रक्त का 40 से 45% भाग है। दोस्तों रक्त में 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है। कौन कौन सी? लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, मानव रक्त में प्लेटलेट की संख्या 2.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। प्लेटलेट का कार्य क्षतिग्रस्त भाग से बहते हुए रक्त का थक्का जमाना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्पंदन गतियां जिन्हें नाड़ी स्पंद या नब्ज कहा जाता है क्यों महसूस होती है? तो दोस्तों स्पंदन गतियां जिन्हें नाड़ी स्पंद या नब्ज कहा जाता है ये हमें इसलिए महसूस होती है, इसलिए धमनियों में प्रभावित रक्त के कारण। किसके कारण महसूस होती है? धमनियों में प्रभावित रक्त के कारण ये हमें महसूस होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें में से किन प्राणियों में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है? दोस्तों प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से होकर किसमें गुजरता है? तो ये गुजरता है स्तनधारी में, पक्षी में और सरीसृप वर्ग में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्तनधारी, पक्षी और सरीसृप वर्ग प्राणियों में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है। एक तंत्र जिसमें रक्त एक पूर्ण चक्र में हृदय चक्र में हृदय के माध्यम से 2 बार प्रसारित होता है दोहरा परिसंचरण कहलाता है। प्रणालीगत परिसंचरण और फुफ्फुसी परिसंचरण 2 मार्ग है जिनमें रक्त दोहरे परिसंचरण में बहता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्त समूह ए वाले एक पुरुष का विवाह रक्त समूह बी वाली एक महिला से हुआ जिनका एक बच्चा है जिसका रक्त समूह ए बी है। अनुवांशिक के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है? दोस्तों अनुवांशिक के संबंध में इसका जो अर्थ है, इसमें जो है ए और बी दोनों ही जीन क्या है यहाँ पे? प्रभावी है। क्या है? दोनों ही जीन क्या है यहाँ पे? प्रभावी है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? रक्त समूह ए का जीन और रक्त समूह बी का जीन दोनों ही क्या है यहाँ पे? प्रभावी है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों रक्त समूह ए वाले एक पुरुष का विवाह रक्त समूह बी वाली एक महिला से हुआ जिनका एक बच्चा है जिसका रक्त समूह कितना है? ए बी है। अनुवांशिकता के संदर्भ में रक्त समूह ए का जीन और रक्त समूह बी का जीन दोनों ही क्या है? प्रभावी है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा आंत से पचे हुए और अवशोषित वसा का परिवहन करता है? दोस्तों आंत से पचे हुए और अवशोषित वसा का परिवहन जो है ये लसिका करता है। कौन करता है? लसिका। दोस्तों वसा आंत से काइलोमाइक्रोन के रूप में अवशोषित होता है। दोस्तों वसा जो है ये आंत से काइलोमाइक्रोन के रूप में क्या होता है? अवशोषित होता है। जो सूक्ष्मदर्शी के नीचे दिखाई देने वाले असतत कण होते हैं वे मुख्य रूप से लंबे फैटी एसिड के ट्राइग्लिसराइड्स से मिलकर बने होते हैं। काइलोमाइक्रोन को लसिका प्रणाली के माध्यम से अवशोषित किया जाता है जो अंततः रक्त प्रवाह में खाली हो जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न चित्र विभिन्न प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाओं को दर्शाता है। सही नामांकन वाले विकल्प की पहचान कीजिए। दोस्तों ये चित्र दिए गए हैं, इनमें हमको सही नामांकन वाले विकल्प की पहचान करना है। ठीक है, ये हमारे चित्र हो गए। दोस्तों ये जो ए वाला चित्र आपको दिखा है ये वाला, ये क्या है हमारा? ये है दोस्तों हमारा न्यूट्रोफिल। क्या है? ये हमारा न्यूट्रोफिल है। क्या है? न्यूट्रोफिल। बी वाला दोस्तों क्या है? बी वाला जो है ये इओसिनोफिल है। क्या है ये? इओसिनोफिल। सी वाला क्या है दोस्तों? ये सी वाला बेसोफिल है। डी वाला क्या है? लिम्फोसाइट्स है। और ई वाला क्या है? ये हमारा मोनोसाइट्स है। तो क्या आंसर हो जाएगा? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट्स और फिर क्या? मोनोसाइट्स। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए हमारा न्यूट्रोफिल है, बी इओसिनोफिल है, सी बेसोफिल है, डी लिम्फोसाइट्स है और ई क्या है हमारा? मोनोसाइट्स है। ठीक है दोस्तों, सही नामांकन वाले श्वेत रक्त कणिकाओं के नाम इस प्रकार है: न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है? दोस्तों मानव शरीर में श्वसन वर्णक जो है ये लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? लाल रक्त कणिकाओं में। दोस्तों मानव शरीर में श्वसन वर्णक लाल रंग कणिकाओं में आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन ही श्वसन वर्णक होते हैं। हीमोग्लोबिन लाल रंग का आयरन युक्त वर्णक होते हैं। ऑक्सीजन उत्क्रमणी तरीके से बंधन बनाकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन के एक अणु से ऑक्सीजन के अधिकतम 4 अणु जुड़ सकते हैं। कितने अणु जुड़ सकते हैं? 4 अणु जुड़ सकते हैं हीमोग्लोबिन के एक अणु से ऑक्सीजन के 4 अणु। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। फुफ्फुसी शिरा और अन्य शिराओं में क्या अंतर है? दोस्तों जो फुफ्फुसी शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है ये मुख्य अंतर है इसमें। क्या है? फुफ्फुसी शिरा जो है ये ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
दोस्तों, मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है, अर्थात शरीर में रक्त का परिसंचरण सदैव एक निश्चित दिशा में होता है और रक्त परिसंचरण का कार्य हृदय द्वारा संपादित किया जाता है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे द्वारा की गई थी। फुफ्फुसी शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है जो फेफड़ों से हृदय के बाएं आलिन में पहुंचता है, जबकि महाशिरा हृदय के दाहिने भाग को ऑक्सीजन की कमी वाले रक्त की आपूर्ति करती है। कौन? महाशिरा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव रक्त का तरल भाग जिसे डैश कहा जाता है, जल, लवण और प्रोटीन से बना है, तो यह है हमारा प्लाज्मा। दोस्तों, रक्त प्लाज्मा रक्त का पीले रंग का तरल घटक है। यह कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55% होता है। यह प्रोटीन, जल, लवण, शर्करा तथा थक्का जमाने वाले कारक से बना होता है। प्लाज्मा शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पोषक तत्वों को पहचाने और उत्सर्जन के लिए सेलुलर उपापचय से प्राप्त अपशिष्ट उत्पादों को गुर्दे, यकृत और फेफड़ों तक पहुंचने के लिए एक परिवहन माध्यम के रूप में कार्य करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? तो यह है WBC, व्हाइट ब्लड सेल जो है, ये मानव कोशिका जो है ये अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है। दोस्तों, मानव कोशिका में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है। ये प्रतिरक्षात्मक कोशिकाएं होती है जो संक्रमण से लड़ने में मदद करती है, जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। WBC को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। ठीक है, एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग डैश होता है। दोस्तों, एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन जो है ये 300 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है? 300 ग्राम। दोस्तों, हृदय एक पेशीय अंग है जो सभी कशेरुकी जीवों में आवर्तताल बद्ध संकुचन के द्वारा रक्त का प्रवाह शरीर के सभी भागों तक करता है। हृदय का औसत वजन महिलाओं में 250 से 300 ग्राम और पुरुषों में 300 से 350 ग्राम होता है। मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता? तो दोस्तों, मानव रक्त में जो है कोन्ड्रोसाइट्स नहीं पाए जाते। ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ये तीनों पाए जाते हैं। दोस्तों, रक्त एक शारीरिक तरल है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। रक्त वाहिनियों में प्रभावित होने वाला यह गाढ़ा चिपचिपा लाल रंग का द्रव्य एक जीवित ऊतक है। कौन? रक्त। मानव रक्त में ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट पाया जाता है। मानव रक्त में कोन्ड्रोसाइट्स नहीं पाया जाता। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को आंतरिक कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? दोस्तों, ये तरल पदार्थ है हमारा लसिका। लसिका जो है ये आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान में वापस कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है। कौन? लसिका। दोस्तों, लसिका एक रंगहीन द्रव है जो कोशिकाओं के चारों ओर एक पतली परत के रूप में विद्यमान रहती है। इस द्रव में विशिष्ट लिम्फोसाइट होते हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। लसिका पोषक पदार्थ, हार्मोन आदि का संवहन करती है। यह आंत में उपस्थित लैक्टियल वसा को अवशोषित करती है तथा अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्तचाप बल है। दोस्तों, रक्तचाप बल जो है ये रक्त वाहिका की दीवार पर जो बल लगता है यही क्या है? रक्तचाप बल है। दोस्तों, रक्तदाब बल जो है रक्तचाप, रक्तचाप नसों, धमनियों की दीवारों के खिलाफ रक्त को धकेलने वाला बल है। प्रत्येक दिल की धड़कन के साथ साथ बल उत्पन्न होता है क्योंकि रक्त को हृदय से रक्त वाहिकाओं में पंप किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्ल लैंड स्टीनर को इनमें से किसके लिए जाना जाता है? दोस्तों, कार्ल लैंड स्टीनर को जो है रक्त समूह के वर्गीकरण की खोज के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? रक्त समूह के वर्गीकरण की खोज के लिए। दोस्तों, कार्ल लैंड स्टीनर को आधुनिक रक्त समूह का पितामह कहा जाता है। इन्होंने 1901 ईस्वी में रक्त समूह की खोज की थी। यही कारण है कि 14 जून को उनके जन्म दिवस को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। मनुष्य के रक्त को 4 भागों में बांटा गया है, ए बी जो कि सर्वग्राही होता है, ओ जो कि सर्वदाता होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्त में डैश नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स तैरते हैं, तो यह है प्लाज्मा। रक्त में प्लाज्मा नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं RBC, श्वेत रक्त कणिकाएं WBC और प्लेटलेट्स क्या करते हैं? तैरते रहते हैं। दोस्तों, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होती है। यह एक क्षारीय विलयन होता है जिसका pH मान 7.4 होता है। रक्त में प्लाज्मा नामक तरल पदार्थ होता है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। रक्त का मुख्य कार्य एक अंग से दूसरे अंग में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उत्सर्जी पदार्थ, हार्मोन आदि का परिवहन, रोगों से प्रतिरक्षा और शरीर का तापमान नियंत्रित करना है। ठीक है, रक्त का तरल हिस्सा प्लाज्मा होता है जिसमें 90% पानी तथा शेष 10% में प्रोटीन और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। रक्त को लैंड स्टीनर ने 4 समूह में बांटा, A, B और O में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों, रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है, ये वाला जो कथन है ये गलत कथन है। दोस्तों, रक्त शरीर को बीमारी से बचाता है, सत्य कथन है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक ले जाता है, ये भी सत्य है। रक्त ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है, ये भी सत्य है। तो गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा, रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है। दोस्तों, मानव शरीर में उपस्थित रक्त में श्वेत कणिकाओं द्वारा शरीर को रोगों से बचाने में मदद की जाती है। रक्त ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक ले जाता है जिसे फेफड़ों द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो दोस्तों,
बड़ी आंत जो है ये परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। हृदय, रक्त और धमनियां जो है ये परिसंचरण तंत्र का अंग है। दोस्तों परिसंचरण तंत्र तंत्र अंगों का वह भाग है जो शरीर में कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का यातायात करता है। जैसे हृदय, रक्त, धमनियां मानव में बंद प्रकार का परिसंचरण होता है, जबकि बड़ी आंत पाचन तंत्र में सहायक अंग है हमारा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? तो यह है हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्यों में निम्न में से किसका ऑक्सीजन के प्रति उच्च संबंध है? दोस्तों ऑक्सीजन के प्रति उच्च संबंध जो है वो है हीमोग्लोबिन का। किसका है? हीमोग्लोबिन का। दोस्तों हीमोग्लोबिन मानव शरीर के अंगों एवं कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को अंगों से फेफड़ों में पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन से तात्पर्य लाल रक्त कोशिकाओं में उपस्थित प्रोटीन से है। शरीर के आयरन का लगभग 70% भाग हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से शारीरिक गतिविधियों में थकान और अक्षमता होती है तथा शरीर एनीमिया से ग्रस्त हो जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव रक्त का सामान्य प्रकुंचन दाब सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? दोस्तों मानव रक्त का सामान्य प्रकुंचन दाब जो होता है ये 120 mmHg होता है। कितना होता है? 120 mmHg। दोस्तों हृदय के संकुचन और प्रकुंचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दाब रुधिर दाब कहलाता है। उसे संकुचन दाब सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं जो निलियों के संकुचन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। दोस्तों यह संकुचन दाब उतना ही होता है जितना कि 120 mm पारे के स्तंभ द्वारा उत्पन्न होता है। इसके ठीक विपरीत अनुशीतलन दाब डायस्टोलिक प्रेशर होता है जो निलय के अनुशीतलन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। यह दाब सामान्यतः 80 mm पारे के स्तंभ द्वारा उत्पन्न दाब के बराबर होता है। अतः एक स्वस्थ मनुष्य में संकुचन और प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब अर्थात रुधिर दाब 120/80 होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो दोस्तों महाधमनी जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। दोस्तों महाधमनी ओरटा मानव शरीर की सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी है जो हृदय के बाएं निलय से आरंभ होती है तथा जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त सारे शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन का संचरण करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? दोस्तों मानव शरीर की पीएच रेंज जो होती है ये 7.35 से 7.45 होती है। कितनी होती है? 7.35 से 7.45। दोस्तों किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होता है, 7 से अधिक होने पर क्षारीय होता है और पीएच मान 7 होने पर विलयन कैसा होता है? उदासीन होता है। मानव शरीर की पीएच रेंज 7.35 से 7.45 के मध्य होता है। कुछ सामान्य पदार्थों का पीएच मान जैसे समुद्री जल का 8.4 होता है, रक्त का 7.4 होता है, लार का 6.5 होता है, दूध का 6.4 होता है, सिरके का 2.4 होता है और नींबू का 2.2 होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर का पीएच होता है तो दोस्तों ये होता है 7.0 से 7.8 के मध्य में होता है मानव शरीर का पीएच। देखते हैं अगला। सबसे छोटी रक्त वाहिका को डैश कहा जाता है? दोस्तों सबसे छोटी रक्त वाहिका को केशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केशिका। शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी रुधिर कोशिका होती है जो व्यास में 5 से 10 माइक्रोमीटर की होती है। केशिकाएं वेन्यूल्स और धमनी के बीच रक्त पहुंचाती है। धमनियां वे रक्त वाहिका होती है दोस्तों जो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। कौन? धमनियां। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है? तो दोस्तों फाइब्रिनोजन जो है ये प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित होता है। दोस्तों थ्रोम्बोप्लास्टिन रुधिर के कैल्शियम आयन से क्रिया करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन नामक पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। यह सक्रिय थ्रोम्बिन रुधिर के प्रोटीन फाइब्रिनोजन पर क्रिया करता है और उसे फाइब्रिन में परिवर्तित कर देता है। फाइब्रिन बारीक एवं कोमल तंतुओं का जाल बनाता है। यह जाल इतना बारीक एवं सूक्ष्म होता है कि इसमें रुधिर के कण क्या होते हैं? फंस जाते हैं और एक लाल ठोस पिंड सा बना देता है जिसे हम रुधिर का तक्का कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सक को पारे की कॉलम में उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्तचालित वायु पंप किससे जुड़ा रहता है? दोस्तों हस्तचालित वायु पंप जो है ये मरकरी कॉलम से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? मरकरी कॉलम से। दोस्तों एक पारस्परिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण को रुधिर मापी स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। इस यंत्र में एक पंप होता है जिसमें रबर की एक नलिका लगी रहती है। यह नलिका आगे चलकर 2 भागों में विभाजित हो जाती है। इसका एक भाग पारद यंत्र से जुड़ा रहता है और रुधिर मापी का आविष्कार जो है ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक वॉन बॉस्च ने 1881 में किया था। किसने किया था? वॉन बॉस्च ने 1881 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल सार्वभौमिक दाता माना जाता है? तो ओ रक्त समूह है दोस्तों, ये यूनिवर्सल सार्वभौमिक दाता माना जाता है। दोस्तों रक्त समूह की खोज जो है ये की थी किसने? कार्ल लैंड स्टीनर ने। रक्त 4 प्रकार ए बी
ओ के होते हैं। रक्त समूह ए बी सर्वग्राही वर्ग होता है, अर्थात वह किसी भी व्यक्ति का रक्त ग्रहण कर सकता है। रक्त समूह ओ सर्वदाता वर्ग होता है, अर्थात वह किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है, किंतु वह सिर्फ ओ समूह वाले व्यक्ति से ही रक्त प्राप्त कर सकता है। जो ओ वर्ग है किससे रक्त प्राप्त कर सकता है? ओ समूह वाले व्यक्ति से ही। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है? तो दोस्तों सी जो है ये रक्त समूह नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। तो दोस्तों प्लाज्मा जो है रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सामान्य मानव रक्त डैश है। दोस्तों सामान्य मानव रक्त जो होता है ये थोड़ा क्षारीय होता है। कैसा होता है? थोड़ा क्षारीय होता है। दोस्तों मानव रक्त एक शारीरिक तरल द्रव्य है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। रक्त वाहिकाओं में प्रभावित होने वाला यह गाढ़ा, हल्का क्षारीय एवं लाल रंग का द्रव्य एक जीवित ऊतक है। यह प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बना होता है। मानव शरीर में करीब 5 लीटर रक्त रहता है। इसका पीएच मान 7.35 से 7.45 के बीच होता है। 7 से अधिक पीएच होने के कारण यह हल्का कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब होता है। तो दोस्तों एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब जो है 120/80 mmHg होता है। दोस्तों हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवार पर पड़ने वाला दाब रुधिर दाब कहलाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में संकुचन एवं अनुशीतलन दाब अर्थात रुधिर दाब जो है 120/80 होता है। रक्तदाब को स्पिग्नोमैनोमीटर द्वारा मापते हैं। 120/90 तो उच्च दाब से पीड़ित है, हाइपरटेंशन, और 100/50 है तो निम्न दाब से पीड़ित है, हाइपोटेंशन इसे हम कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्त का कौन सा घटक कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो यह है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है दोस्तों ये भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। दोस्तों प्लाज्मा जो है ये रक्त का पीले रंग का तरल घटक है जिसमें पूर्ण रक्त की रक्त कोशिकाएं सामान्य रूप से निलंबित रहती है। यह कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55% तक होता है। इसका अधिकतर अंश जल होता है और इसमें प्रोटीन, शर्करा, थक्का जमाने वाले कारक, खनिज आयन, हार्मोन और कार्बन डाइऑक्साइड घुले रहते हैं। प्लाज्मा ही भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे के परिवहन की क्रिया को पूर्ण करता है। ठीक है, कौन? प्लाज्मा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्त में पाया जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है हमारा लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं दोस्तों ये शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, किंतु भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण प्लीहा तथा यकृत में होता है। आरबीसी में लौह युक्त प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसमें श्वसनांगों में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अवशोषित करके एक अस्थायी यौगिक बनाता है जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन हम कहते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन रुधिर परिसंचरण द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचता है। इस कोशिका में केंद्रक नहीं होता। इनकी औसत आयु कितने दिन होती है? तो 120 दिन होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो दोस्तों ये करता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। तो रक्त वाहिका के व्यास को दोस्तों मांसपेशी ऊतक जो है बदल देता है। कौन? मांसपेशी ऊतक। दोस्तों मांसपेशियां शरीर के विभिन्न अंतरांगों को बनाने, उनके शरीर के अंदर फैलने व सिकुड़ने आदि की शक्ति उत्पन्न करने हेतु महत्वपूर्ण है। कौन? मांसपेशियां। पतली, लंबी व संकुचनशील पेशी कोशिकाओं जिन्हें पेशी तंतु भी कहते हैं, इन पेशी तंतु के ऊतकों को पेशी ऊतक कहा जाता है। ये मांसपेशी ऊतक शरीर में रक्त वाहिकाओं के व्यास को परिवर्तित करने में सहायक होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? तो दोस्तों मानव शरीर की पल्स दर की जांच जो है दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए की जाती है। किस लिए की जाती है? दिल की फंक्शनिंग को जांचने के लिए। दोस्तों मानव शरीर की पल्स दर की जांच दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए किया जाता है। पल्स वह दर है जिस पर दिल धड़कता है। जैसे कि दिल से रक्त पंप होता है जिससे त्वचा की सतह के करीब कुछ रक्त वाहिकाओं में स्पंदन महसूस कर सकते हैं। एक वयस्क के लिए सामान्य पल्स दर 60 से 100 मिनट की दर से धड़कता है। इसके लिए एक वयस्क के लिए, ठीक है, सामान्य पल्स दर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसतन डैश प्रति मिनट होती है? तो ये होती है 60 से 100 प्रति मिनट। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो दोस्तों एंजियोप्लास्टी जो है ये हृदय पर की जाती है। किस पर? हृदय पर। दोस्तों मानव शरीर के हृदय अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है। एंजियोप्लास्टी एक ऐसी सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें हृदय की मांसपेशियों तक ब्लड सप्लाई करने वाली रक्त वाहिकाओं को खोला जाता है। मेडिकल भाषा में इन रक्त वाहियों को कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। डॉक्टर अक्सर दिल का दौरा या स्ट्रोक जैसी समस्याओं के लिए बाद एंजियोप्लास्टी का सहारा लेते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो लोहा धातु मौजूद होती है दोस्तों हीमोग्लोबिन में। दोस्तों हीमोग्लोबिन हीम नामक रंजक तथा लौह युक्त प्रोटीन ग्लोबिन से मिलकर बना है। हीम नामक रंजन के कारण ही रुधिर का रंग कैसा होता है? लाल होता है, जबकि लौह युक्त प्रोटीन ग्लोबिन ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करके अपूर्व क्षमता रखता है जिससे रक्त संवहन गैसों का संवहन करता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक हीमेटिन है। सामान्य व्यक्ति के रक्त में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा 15 ग्राम या 100 ml होती है। कितनी होती है? 15 ग्राम प्रति 100 ml। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
हीमोग्लोबिन डैश में पाया जाता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन जो है ये रक्त में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? रक्त में। देखते हैं अगला, डैश हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है, तो दोस्तों ग्लोबिन जो है ये हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है। देखते हैं अगला, मानव रक्त प्लेटलेट्स डैश छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। दोस्तों मानव रक्त प्लेटलेट्स जो है ये प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। दोस्तों मानव रक्त प्लेटलेट्स प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। कौन से? विटामिन के। देखते हैं अगला क्वेश्चन, रक्त में सफेद रक्त कण डैश है। दोस्तों रक्त में सफेद रक्त कण जो है ये शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। किससे बचाते हैं? शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। ठीक है, WBC। दोस्तों श्वेत रुधिराणु या ल्यूकोसाइट की आकृति तथा आकार निश्चित न होकर अमीबा की भांति परिवर्तनशील होता है। वयस्क मनुष्य के शरीर में इनकी संख्या 6 से 11,000 प्रति क्यूबिक mm होती है। शरीर का प्रतिरक्षा कार्य श्वेत रुधिराणुओं द्वारा किया जाता है। वातावरण में उपस्थित विभिन्न विषाणुओं, जीवाणुओं, कवकों तथा परजीवियों के आक्रमण से शरीर को बचाना तथा उन्हें नष्ट करना प्रतिरक्षा कहलाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः डैश और डैश होता है। दोस्तों सामान्य मानव का खून बहने का समय जो होता है ये 2 से 7 मिनट होता है और जमने का जो समय होता है ये 3 से 10 मिनट होता है। ठीक है दोस्तों, मानव शरीर में खून बहने का समय और जमने का समय जो है क्रमशः 2 से 7 मिनट और 3 से 10 मिनट होता है। रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन का निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। देखते हैं अगला, मानव शरीर में मौजूद निम्न कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये लाल रक्त कोशिका में नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता? लाल रक्त कोशिका में। दोस्तों मानव शरीर में मौजूद लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। लाल रक्त कोशिका का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसके कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। इसकी औसत आयु जो होती है 120 दिन की होती है। इसकी लाल रक्त कोशिका की। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? तो अशुद्ध रक्त संचार जो है दोस्तों ये पल्मोनरी धमनी करती है। कौन सी धमनी करती है? पल्मोनरी धमनी। दोस्तों पल्मोनरी धमनी दाहिने निलय से फेफड़े में रक्त पहुंचाता है और इसमें अशुद्ध रक्त होता है। हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त व बाएं भाग में शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त रहता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता? तो दोस्तों कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है वो है रिसस फैक्टर। रिसस फैक्टर जो है ये कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है। कम घनत्व लिपोप्रोटीन, उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन और डिब्बाबद्ध प्रोटीन केट जो है ये कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख करते हैं। दोस्तों रिसस बंदरों के शोध के संबंध में एंटीजन पाया जाता है। अधिकांश 85% मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर एक एंटीजन जिसे RH भी कहा जाता है दिखाई देता है। RH के बीच असंगति एक माँ और उसके बच्चे के लिए गंभीर बीमारी का कारण हो सकता है, जबकि रिसस फैक्टर कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्न में अंगों में से कहाँ स्थित होता है? दोस्तों आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के दिल में स्थित होता है। कहाँ पे स्थित होता है? दिल में। दोस्तों आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के अंग दिल में होता है। हाइपोथैलेमस शरीर का ताप नियंत्रण करता है। शरीर के बाहरी ताप का नियंत्रण कान के द्वारा होता है। दोस्तों किसके द्वारा होता है? कान के द्वारा। और हाइपोथैलेमस क्या करता है? शरीर के ताप का नियंत्रण करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ए, बी और ओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों कार्ल लैंड स्टीनर ने। किसने? कार्ल लैंड स्टीनर ने जो है ए, बी और ओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किया था। दोस्तों ब्लड ग्रुप की खोज सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कार्ल लैंड स्टीनर ने सन 1900 में किया था। उन्होंने बताया कि ब्लड ग्रुप से संबंधित तत्व रुधिर के लाल रुधिराणु तथा प्लाज्मा में पाए जाते हैं। लैंड स्टीनर ने मात्र 3 समूह ए, बी और ओ की खोज की थी। बाद में डी कैस्टिलो तथा स्टुलरी ने चौथे समूह ए, बी का पता लगाया था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? तो दोस्तों 5 लीटर खून होता है एक वयस्क मानव के शरीर में। दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा उसके भार का 1/10 भाग अर्थात 4.5 से 5 लीटर तक होती है। रक्त लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक से मिलकर बना होता है, जिसका 55% भाग प्लाज्मा तथा 45% भाग रुधिर कणिकाओं RBC, WBC तथा प्लेटलेट से बनी होती है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है तथा यह शरीर में ऑक्सीजन तथा पोषक द्रव्यों के संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? तो हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से दोस्तों ये बताता है इकोकार्डियोग्राम। कौन बताता है? इकोकार्डियोग्राम। दोस्तों इकोकार्डियोग्राम हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है। यह विशेष रूप से हृदय वाल्व के रोगों का आकलन करने के लिए उपयोगी है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ECG के द्वारा दिल की धड़कनों और उससे निकलने वाली विद्युत तरंगों के द्वारा दिल की बीमारी का पता लगाया जाता है। स्टेथोस्कोप रोगी के रक्त संचार की दशा का परीक्षण करने वाला उपकरण है। कौन सा? स्टेथोस्कोप। देखते हैं अगला क्वेश्चन, मानव रक्त के पीएच का मान लगभग क्या होता है? तो दोस्तों मानव रक्त के पीएच का मान होता है 7.4। कितना होता है? 7.4 होता है। मानव रक्त के पीएच का मान 7.4 होता है। पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। शरीर में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को कहा जाता है। और पीएच स्केल की खोज किसने की थी? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, पीएच स्केल की खोज किसने की थी? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, AB रक्त वाला व्यक्ति
ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति क्या कर सकता है? तो दोस्तों ए बी रक्त वाला वर्ग वाला एक व्यक्ति जो है किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। कौन सा? ए बी रक्त वर्ग वाला व्यक्ति। दोस्तों ए बी रक्त वर्ण वाला व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। रक्त समूह ए बी को सर्वग्राहता यूनिवर्सल रेसिपिएंट रक्त समूह कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, तथा रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, ए बी में एंटीबॉडी नहीं होती और ओ में क्या नहीं होता? एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है। दोस्तों धमनियां जो है ये रक्त का वहन करती है जो कि ऑक्सीजन से भरी होती है। किससे भरी होती है? ऑक्सीजन से भरी होती है। दोस्तों धमनियां जो है शुद्ध रक्त का वहन करती है जो ऑक्सीजन भरी होती है। केवल पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, ये आपको याद रखना है। वह रुधिर वाहिनिकाएं जो हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है उन्हें हम धमनियां कहते हैं, जबकि पूरे शरीर में प्रभावित रक्त अशुद्ध रक्त को एकत्रित कर पुनः हृदय में पहुंचाने का कार्य सिराए वेन्स करती है। कौन करती है? सिराए करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्लाज्मा जो रक्त का एक संगठक है एक डैश है। दोस्तों प्लाज्मा जो रक्त का एक संगठक है एक क्या है? द्रव है। क्या है? द्रव है। दोस्तों प्लाज्मा रुधिर का आधारभूत मैट्रिक्स है जो रुधिर का 55 से 60% भाग होता है। प्लाज्मा में 90 से 92% जल तथा 8 से 10% प्रोटीन तथा कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। सामान्यतः यह एक प्रकार का कैसा है? द्रव है। प्लाज्मा में मुख्यतः दो पदार्थ पाई जाती है दोस्तों। कौन कौन सी? एक अकार्बनिक पदार्थ, इसमें मुख्यतः सोडियम क्लोराइड तथा सोडियम बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं। क्षारीयता इन्हीं के कारण होती है। और एक होता है कार्बनिक पदार्थ जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन, पचे पोषक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, हार्मोन्स, प्रतिजन आदि पाए जाते हैं। प्लाज्मा का प्रमुख कार्य पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में क्या करना है? संवहन करना है। तो प्लाज्मा का मुख्य कार्य क्या है? पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन करना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकल्प लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सही नहीं है? दोस्तों लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, लंबाई 5.7 माइक्रोमीटर होती है। कितनी होती है? माइक्रोमीटर। दोस्तों इसका कार्य क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ये सत्य है। आकृति कैसी होती है इसकी? वृत्तीय और उभयावतल होती है। हीमोग्लोबिन इसमें मौजूद होता है। किसमें? लाल रुधिर कणिकाओं में। लंबाई 5.7 माइक्रोमीटर नहीं होती दोस्तों लाल रुधिर कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट्स। इन कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। मनुष्य में आरबीसी छोटी, चपटी, गोल तथा दोनों ओर के बीच में दबी हुई अर्थात उभयावतल होती है। आरबीसी में लौह युक्त प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में भाग लेता है। इनका जीवन काल लगभग 120 दिन तक होता है और आरबीसी की लंबाई जो है 7 माइक्रोमीटर होती है। कितनी होती है? 7 माइक्रोमीटर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करता है? दोस्तों शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त जो एकत्र करता है वो है सुपीरियर वेना कावा। कौन सी? सुपीरियर वेना कावा जो है ये शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त को एकत्र करता है। दोस्तों उच्च महाशिरा सुपीरियर वेना कावा शरीर के पूर्ववर्ती या ऊपरी हिस्सों से रक्त को हृदय में लाती है। हृदय में रुधिर की वापसी दो जोड़ी फुफ्फुस सिराओं, एक उच्च महाशिरा तथा एक निम्न महाशिरा द्वारा होती है। निम्न महाशिरा शरीर के निचले हिस्सों से रक्त को एकत्रित करती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। तो दोस्तों वह विकल्प है ऑप्शन नंबर डी, यह शरीर के भार का लगभग 17 से 18% होता है। यही कथन जो है सत्य नहीं है। रक्त लाल संवहनी संयोजी ऊतक है, यह सत्य कथन है दोस्तों। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है, यह भी सत्य है दोस्तों। और मानव लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है, यह भी सत्य कथन है। तो असत्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा दोस्तों। परिसंचरण तंत्र या वाहिका तंत्र अंगों का वह समुच्चय है जो शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का संचरण करता है। इससे रोगों से शरीर की रक्षा होती है तथा शरीर का ताप एवं पीएच क्या होता है? स्थिर बना रहता है। यह तंत्र सामान्यतः शरीर के कुल भार का 7% होता है। कितना परसेंट होता है? 7%। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता? तो दोस्तों ये होता है एरिथ्रोसाइट्स। इसमें रेड ब्लड सेल में, रेड ब्लड सेल जिसे हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, इसमें केंद्रक नहीं होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड कप्सल्स आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फोलिक अम्ल आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं और आरबीसी का जीवन काल जो है ये 100 से 120 दिन का होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो दोस्तों जो सत्य कथन नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, मानव लाल रुधिर कणिकाएं का जीवन काल जो होता है ये 15 से 20 दिन होता है। ये क्या है? गलत कथन है दोस्तों। इनमें रक्त उच्च दाब पर झटके से और तेजी से बहता है, ये सत्य है। यह शरीर के वजन के लगभग 7 से 8% होता है, ये भी सत्य है। और रक्त को सामान्यतः रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है, ये भी सत्य है। ठीक है, तो डी वाला जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। रक्त गाढ़ा, अपारदर्शी तथा क्षारीय द्रव होता है। यह मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार के लगभग 7 से 8% होती है। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। रक्त में स्थित लाल रक्त कणिकाएं रक्त की सबसे महत्वपूर्ण कोशिका है। आरबीसी का जीवन काल औसतन 120 दिन होता है। पुरुष में इसकी मात्रा औसतन 5 मिलियन एवं महिलाओं में 4.5 मिलियन होती है दोस्तों। रक्त एक विशेष शारीरिक द्रव है जो शरीर की कोशिकाओं को आवश्यक पदार्थ तथा पोषक तत्वों और ऑक्सीजन बाहर निकालने में सहयोग देता है, इसलिए इसे रिवर ऑफ लाइफ कहते हैं। क्या करते हैं? कहते हैं रिवर ऑफ लाइफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्त एक डैश ऊतक है दोस्तों। रक्त जो है एक संयोजी ऊतक होता है। ऐसा ऊतक है? संयोजी ऊतक है दोस्तों। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसमें रुधिर कणिकाओं, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्रोटीन आदि उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन में
हीम नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव रक्त में सबसे बड़ी कनिकाएं डैश है, तो दोस्तों मानव रक्त में सबसे बड़ी कनिकाएं होती है श्वेत कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? श्वेत कोशिकाएं। मानव रक्त में सबसे बड़ी कनिकाएं श्वेत रक्त कनिकाएं हैं। इनका व्यास 12 से 15 माइक्रोमीटर होता है। ये मानव शरीर में लाल रुधिर कनिकाओं से बड़ी किंतु संख्या में बहुत ही कम तथा रंगहीन और केंद्र की होती है। WBC की आकृति स्थायी न होकर अमीबा की भांति कैसी होती है, परिवर्तनशील होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश में तंतुबंध नहीं होते, तो दोस्तों तंतुबंध जो है ये रक्त में नहीं होते हैं। किसमें नहीं होते? रक्त में। दोस्तों संयोजी ऊतक में कोमल ऊतक से लेकर विशेष प्रकार के ऊतक जैसे उपास्थि, अस्थि, वसी ऊतक तथा रक्त सम्मिलित होता है। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों में संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित होता है जिसे कोलेजन या इलास्टिन हम कहते हैं। ये ऊतक को शक्ति, प्रत्यास्थता एवं लचीला प्रदान करते हैं। यकृत, वृक्क तथा हृदय में कोलेजन पाए जाते हैं। यह कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव्य एवं एक जीवित ऊतक है। यह प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बनता है। रक्त कण 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, कौन कौन से? एक होता है लाल रक्त कणिका, एक होता है श्वेत रक्त कणिका और एक होता है हमारा प्लेटलेट्स। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद है? तो दोस्तों लोहा, आयरन जो है Fe, ये हमारी क्या है, हीमोग्लोबिन में मौजूद धातु है। दोस्तों हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन होता है जो रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन 2 शब्दों से मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम के कारण रक्त का रंग लाल होता है तथा ग्लोबिन जो है लोह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोजन करने की क्षमता रखता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हृदय पेशी कोशिकाएं होती है। दोस्तों हृदय पेशी कोशिकाएं जो होती है ये बेलनाकार होती है, शाखायुक्त होती है और एक नाभिकीय होती है। कैसी होती है? बेलनाकार, शाखायुक्त और एक नाभिकीय होती है हृदय पेशी कोशिकाएं। दोस्तों हृदय पेशी कोशिकाएं एक प्रकार की अनैच्छिक पेशी कोशिकाएं है। यह पेशी बेलनाकार, शाखायुक्त और एक नाभिकीय होती है। ये पेशी जीवन पर्यंत बिना रुके, बिना थके, संकुचित और बिना शीतलन होकर गति करती रहती है। इसके कारण शरीर में निरंतर रक्त परिसंचरण होता रहता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हृदय मांसपेशियां डैश होती है। दोस्तों हृदय मांसपेशियां जो होती है बेलनाकार होती है, शाखित होती है और एकल नाभिक होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है? तो यह नलिका है दोस्तों हमारी धमनी। धमनी जो है दोस्तों ये दिल से निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है। दोस्तों जो नलिकाएं हृदय से निकलकर रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में वितरित करती है उन्हें हम धमनी करते हैं, आर्टरीज कहते हैं। इनमें सामान्यतः शुद्ध रुधिर बहता है, मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, परंतु पल्मोनरी धमनी में हृदय से फेफड़ों को अशुद्ध रुधिर प्रभावित होता है। कौन सी? पल्मोनरी धमनी में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हृदय चक्र क्या है? दोस्तों हृदय चक्र जो है हृदय के संकुचन और शीतलीकरण का एक चक्र ही क्या कहलाता है? हृदय चक्र कहलाता है। हृदय स्पंदन के आरंभ से दूसरे स्पंदन के आरंभ होने के बीच के घटनाक्रम को हम हृदय चक्र कहते हैं। इस क्रिया में दोनों आलिंदों एवं दोनों नीलियों का प्राकुंचन एवं अनुशीतलन सम्मिलित होता है। हृदय स्पंदन 1 मिनट में 72 बार होता है, अर्थात 1 मिनट में कई बार हृदय चक्र होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। तो दोस्तों हृदय को जो है 4 भागों में विभाजित किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? तो ये है हमारी श्वेत रक्त कोशिकाएं। WBC की तुलना जो है सैनिकों से की जा सकती है। दोस्तों श्वेत रक्त कोशिकाएं मानव शरीर में सहज प्रतिरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण घटक है। इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। मनुष्य के 1 घन mm रक्त में इनकी संख्या लगभग 7500 तक होती है। ये रंगहीन या सफेद रंग की होती है। ये शरीर को संक्रामक रोगों और बाह्य पदार्थों से रक्षा करने वाली प्रतिरक्षी कोशिकाएं हैं, अतः इनकी तुलना शरीर में रोगों से लड़ने वाले सैनिकों के रूप में की जाती है। इसकी WBC की। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? तो WBC को जो है दोस्तों मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। नीलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से डैश होती है। दोस्तों नीलय की भित्ति जो है ये आलिंद की भित्ति से मोटी होती है। कैसी होती है? मोटी होती है। दोस्तों मानव हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। हमारा हृदय 4 कोष्ठी होता है जिसमें 2 आलिंद व 2 नीलय होते हैं। नीलय आलिंद की अपेक्षा बड़ी होती है और उनकी भित्तियां भी कैसी होती है? मोटी होती है, क्योंकि नीलय को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है। इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? दोस्तों जो हृदय मेम्ब्रेन है ये झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है। इन झिल्लियों को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसे? हम पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। दोस्तों हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है। इन झिल्लियों को पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। यह हृदय के लिए खोल या कवर के समान कार्य करती है। हृदय की दीवार 3 परतों से मिलकर बनी होती है दोस्तों, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। इसमें पेरिकार्डियल द्रव होता है जो फेफड़ों का डायाफ्राम के संकुचन व गति के वक्त उसके प्रभाव से हृदय को बचाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रभावित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? दोस्तों रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रभावित किया जाता है उन्हें हम केशिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्हें हम केशिकाएं बोलते हैं। रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रभावित किया जाता है उन्हें हम केशिकाएं कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। पुरकिंजे तंतु डैश में विशिष्ट है। दोस्तों पुरकिंजे तंतु जो है ये हृदय में स्नायु तंतु में विशिष्ट है। किसमें? हृदय में स्नायु तंतु में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर पल्स रेट क्या है? दोस्तों मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर
पल्स रेट जो होती है ये 70 से 80 बीट प्रति मिनट होती है। कितनी होती है? 70 से 80 बीट प्रति मिनट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? तो हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को हम बोलते हैं केशिका। क्या बोलते हैं? केशिका बोलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है? तो ये उपकरण है दोस्तों हमारा पेसमेकर। पेसमेकर जो है रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है। पेसमेकर उपकरण रोगियों की हृदय गति का नियंत्रित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला हमारा टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम के सारे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय, टेक केयर।